हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट करके जिन मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस आई हुई थी और जो मिस्टर जिन थे वो बैठे हुए थे। तभी पुलिस आती है और कहती है कि हमें मिस मियान मैन से मिलना है। तभी मिस्टर जिन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर आपको मियान मैन से क्यों मिलना है। तभी वो बोलते हैं मिस मियान मैन पे फ्रॉड करने का और झूठे इल्ज़ाम लगा के मिस्टर लैंसन की इमेज को डाउन करने का चार्जेस लगे हैं। मिस मियान मैन के खिलाफ़ कंप्लेन है, हम उन्हें अरेस्ट करने आए। तभी जो मिस्टर जिन थे उनकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या कोई प्रूफ है। तभी पुलिस कहती है बिल्कुल, बिना प्रूफ के हम यहाँ क्यों आएंगे, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। तभी मिस्टर जिन गुस्से में होते हैं और वो अपने एक सर्वेंट से कहते हैं जाओ मियान मैन को बुला के लाओ। तभी वो सर्वेंट जाता है और मियान मैन के पास है, उसे बुलाता है। तो मियान मैन बोलती है आ रही हूँ गुस्से में। उसके बाद वो उठती है अपने आप को संभालते हुए। उसके बाद नीचे आती है तो देखती है कि पुलिस और उसके फादर हैं। तो फिर मियान मैन जाती है अपने फादर के पास और कहती है क्या क्या हुआ डैड। तब इसके फादर एक स्लैप लगाते हैं मियान मैन के फेस पे। तो मियान मैन कहती है ये क्या करें आप, मुझे मार क्यों रहे हैं डैड। तभी वो बोलते हैं तुम्हें कहा था ना अपनी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, देखा ना क्या हो गया। अब तुम्हारी वजह से जिन फैमिली की रेपुटेशन पूरी मिट्टी में मिल गई। अब तुम्हें पुलिस लेने आई है तुम्हारी वजह से, जो तुमने कुछ किया है। तभी मियान मैन देखने लगते हैं, कहते क्या 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 क्या। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सामने आते हैं और कहते हैं मिस मियान मैन आपके खिलाफ़ कंप्लेन है, चलिए हमारे साथ। तभी वो बोलती है कि क्या क्या कंप्लेन है और किसने की है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है मिस्टर लैंसन ने। मियान मैन बोलती है पर क्यों, मैंने किया क्या है, क्या प्रूफ है आपके पास जो मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मैंने क्या किया है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि आपने उनकी रेपुटेशन को झूठे आरोप लगा के डाउन करने की कोशिश की है। उसकी वजह से उनकी कंपनी को काफ़ी लॉसेस हुए हैं, उनकी इमेज को डैमेज हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर आया है, आपने सब कुछ झूठ बोला है। तभी वो बोलती है ये गलत है, आपके पास क्या प्रूफ है। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है आपको जो भी प्रूफ चाहिए आपको वो सब हमारे साथ चल के ही मिलेंगे पुलिस स्टेशन में। तभी मैंने कहती मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे पहले बताओ मैंने किया क्या है। मैं नहीं मानती, मैंने नहीं किया है। तभी वो कहता है आपने धोखे से कई साल पहले उनके बेबी को कैरी किया था सरोगेसी के थ्रू, जिनका नाम वांगजी है, और अभी आपने उनकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की है। उनके जो भी कंपनी में नुकसान हुए हैं वो सब आपकी वजह से हुए हैं, आपने उन पे झूठे आरोप लगाए। वो कहती है मैंने मैंने नहीं। तभी वो कहते हैं कि हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। तभी वो इशारा करते हैं अपनी 2 ओमेगा लेडी पुलिस को कि जाओ इन्हें अरेस्ट करो। तभी वो जाती हैं और मियान मैन के हाथों में हथकड़ी लगा देती है और मियान मैन देखती रह जाती है। मियान मैन कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ है। और वो ऐसे चिल्लाती है और पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं हमें इन्हें ले जाना होगा। मियान मैन कहती है ये सब क्या कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। तभी मिस्टर जिन कहते हैं तुम्हारा मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा है, पूरी रेपुटेशन तो मेरी डाउन कर दी है तुमने, पूरी जिन फैमिली की। अब भी तुम ऐसे फालतू बोल रही हो, चुपचाप जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी बेल कराने। तभी मैन मैन कहती है डैड आपके होते हुए ये मुझे ऐसे ले जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर जिन कहते हैं क्या करूँ मैं, हाँ तुम्हारी इन हरकतों के कारण आज तुम्हें पुलिस जेल ले जा रही है, अगर तुमने ज़्यादा बात की तो मैं अभी के अभी तुम्हें फिर से एक स्लैप लगाऊंगा, शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए उसके बाद। मियान मैन हैरानी से अपने फादर को देख रही थी। मिस्टर जिन कहते हैं बदतमीज़ लड़की, शांति से जाओ, मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। तभी मियान मैन देखती है और फिर घूरती है अपने डैड को और पुलिस उसे ले जाती है। मियान मैन को बहुत ही ज़्यादा लैंसन पे गुस्सा आ रहा था। फिर मियान मैन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और इधर लैंसन को कॉल किया जाता है, उसे बुलाया जाता है। लैंसन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद इधर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और लैंसन भी आ जाता है पुलिस स्टेशन। वो आधे घंटे में पुलिस स्टेशन पहुँच गया था। फिर वो सबूत जाके सारे पुलिस को दे देता है और कहता है कि ये रहे इंस्पेक्टर,
तभी वो देखते हैं उसके बाद डॉक्टर ने भी बता दिया था कि हाँ, जो म्यान थी उसने धोखे से जो लैन सैन का बेबी था उसे कैरी किया था सरोगेसी के जो भी मैटर में, जो कुछ भी फ्रॉड किया था म्यान ने, वो सभी डॉक्टर बता देते हैं और पुलिस सुनती है। और फिर उसके बाद जो म्यान ने डिटेक्टिव हायर किया था उसने भी म्यान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया था कि म्यान ने ही उसे हायर किया था लैन सैन पर नज़र रखने के लिए। ये सारे सबूत म्यान के खिलाफ थे। म्यान दोनों को घूर के देखती है, उस डिटेक्टिव और डॉक्टर को, और कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से मैं जेल में हूँ, ऐसे बोल के चिल्लाती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मैडम शांत रहिए वरना हमें शांत कराना आता है। तभी म्यान गुस्से में घूर के पुलिस वाले को भी देखती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर मिस्टर जिन बेल के लिए आए थे। तभी वो देखते हैं कि लैन सैन सामने बैठा हुआ है। तभी वो कहते हैं लैन सैन क्या आप ये कंप्लेंट वापस ले सकते हैं? मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो बेवकूफ़ है बिल्कुल, बट क्या आप उसे माफ़ कर सकते हैं और ये कंप्लेंट वापस ले सकते हैं? मैं बोलता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। लैंसन कहता है एक बार मैं माफ़ भी कर देता, बट म्यान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरी और मेरी वाइफ की इंसल्ट करने में। और हाँ, एक बार मैं उसे छोड़ चुका हूँ वार्निंग देके। मैंने उससे कहा था कि दोबारा ऐसा मत करना म्यान, बट उसने नहीं सुनी। उसने मेरे बेटे वाले मैटर में जो कुछ भी किया मैंने एक बार जाने दिया, बट अब नहीं। उसने मेरी वाइफ की इमेज को डाउन करने की कोशिश की है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दूँगा। आप कहते हैं मैं इसे मौका दूँ? मैंने इसे कई मौके दिए हैं। इसने बहुत बार ऐसी गलतियाँ की है और मैंने जाने दिया है, बट मैं इतना तो समझ गया हूँ, इसे शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती है। इसे इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने इसकी बेल कराने की कोशिश की तो सोच लीजिएगा मैं क्या करूँगा आपका और आपकी कंपनी का। तभी वो डर जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता था अगर लैंसन अपने पे आ जाए तो वो क्या ही कर सकता है, वो किसी भी कंपनी को डुबा सकता है। तभी लैंसन कहता है मैं ये भूल जाऊँगा कि आप कौन हैं, आप मेरे फादर के दोस्त हैं, मैं ये भी भूल जाऊँगा। इसलिए मुझे मजबूर मत करिएगा कि मैं आपकी जिन कंपनी को इतिहास बना के रख दूँ, फिर लोगों को ये सिर्फ एक हिस्ट्री में याद रहेगा कि इस नाम की कोई कंपनी भी थी। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँगा आपकी इस कंपनी को। तभी मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं लैंसन का गुस्सा देख के। लैंसन कहता है जिन कॉरपोरेशन नाम की कोई कंपनी भी थी, ये भी लोग भूल जाएंगे। तभी मिस्टर जिन लैंसन की तरफ देखते हैं और म्यान की तरफ। फिर वो लैंसन की तरफ देख के कहते हैं ठीक है मिस्टर लैन, आप जैसा चाहें वैसा करिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, पर आप मेरी कंपनी को कुछ भी मत करिएगा। लैंसन कुछ भी नहीं बोलता है। तभी मिस्टर जिन जाते हैं म्यान के पास और कहते हैं तुम्हारे किए की अब तुम्हें ही सज़ा भुगतनी होगी म्यान, तुमने जो कुछ भी किया है अब उसके लिए भुगतो ये पनिशमेंट। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हें निकालने के लिए, मैं तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तभी म्यान कहती है डैड ये सब मैंने आपके कहने पे तो किया था, आप मुझे ऐसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। तभी मिस्टर जिन कहते हैं म्यान मैंने तुमसे क्या कहा था कि लैन सेन से शादी करो और लैन कॉरपोरेशन पे राज करो, ये नहीं कहा था कि तुम लैन कॉरपोरेशन को बर्बाद कर दो और उसके सीईओ को बदनाम कर दो सबके सामने। तुमने ये जो कुछ भी किया है अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम्हारी गलती तुम्हें ही मुबारक हो म्यान, और जो भी गलती की है उसकी सज़ा खुद ही भुगतो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी डूब जाए ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी कंपनी भुगते। तभी म्यान कहती है डैड पर मैंने तो आपके ही कहने पे सब कुछ किया था, तब तो आप खुश थे, अब आपको क्या हो गया, अब आप क्यों ये कह रहे हैं? तभी मिस्टर जिन कहते हैं मेरा डिसीज़न चेंज हो गया है, अब जो तुमने किया है उसके लिए तुम ही फेस करोगी सब कुछ, मैं नहीं। मैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी कंपनी पे कोई बात नहीं आने दे सकता हूँ, समझ में आया? तो अब अपनी गलती एक्सेप्ट करो और सज़ा भुगतो, ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और म्यान चिल्लाती रह जाती डैड डैड आप ऐसे नहीं जा सकते। तभी मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं और लैंसन उठता है चेयर से, उठ के आता है म्यान के सामने और डेविल स्माइल देता है और कहता है कभी भी किसी को इतना टेस्ट मत करना कि तुम पे ही भारी पड़ जाए म्यान। देखा ना तुम्हारे डैड भी चले गए तुम्हें छोड़ के ऐसे हाल में। और उसके बाद डेविल स्माइल देता है और म्यान घूर के देखती है और गुस्सा होती है लैंसेट पर, कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, तुमने अपनी सन इन लॉ की उम्र के ओमेगा से शादी की है, तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए हो तुम्हें पता भी है।
तभी लैंसन कहता है वो मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वैसे भी प्यार में एज मैटर नहीं करती है। मैं मेरी वाइफ के साथ खुश हूँ और वो मेरे साथ, बस ये मैटर करता है। और अच्छा ही हुआ कि तुम मेरी लाइफ से चली गई। जब मैंने तुम्हें उस पर्सन के साथ देखा था तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, बट नाउ आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बच गया। अगर तुम मेरी लाइफ में होती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि तुमसे घटिया कोई नहीं है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से दूर चली गई, वरना मुझे मुझे वींग कैसे मिलता। और मैंने तुमसे एक बात कही थी, याद तो होगी ना तुम्हें, कि तुम्हारी वजह से मुझे एक प्रीशियस चीज़ मिली है। वो और कोई नहीं, वींग है, मेरा प्रीशियस सा वींग, माय वाइफ। तुम्हारी वजह से वो आज मेरे पास है। और लैंसन फिर ये बोलता है और डेविल स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और म्यान म्यान इधर अपने जो भी गुनाह थे उनकी सज़ा पाती है। मिस्टर जिन किसी भी मैटर में हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार था। लैंसन अपने घर चला जाता है। जैसे ही लैंसन घर आया था उसे मिस्टर वी रोकते हैं और कहते हैं लैंसन। तभी लैंसन रुक जाता है और पीछे पलटता है और देखता है मिस्टर वी को। तभी मिस्टर वी आते हैं और कहते हैं कि हम कब चलेंगे कोरिया। तभी लैंसन कहता है हम 1 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि अभी 5 बज रहे थे। लैंसन कहता है हम 6 बजे तक चलेंगे। तभी मिस्टर वी कहते हैं ठीक है। फिर मिस्टर वी अपने रूम में चले जाते हैं। लैंसन अपने रूम में आता है, वो देखता है विंग देख रहा था कार्टून टीवी पे। तभी लैंसन आता है और कहता विंग। विंग देखता है लैंसन को और स्माइल करता है, कहता हस्बैंड आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे? आप मुझे सुला के चले गए। पता है जब जब मैं उठा तो मैं आपको ढूंढ रहा था। जब आप मुझे नहीं मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी लैंसन आता है और कहता विंग ओह मैंने कहा था ना कुछ काम था और तुम सो रहे थे तो मैं चला गया था, कोई बात नहीं। फिर लैंसन कहता विंग रेडी हो जाओ, हम लोग कोरिया जा रहे हैं। विंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, कहता कोरिया कब? तभी लैंसन कहता है आपसे 1 घंटे बाद, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ ओके। विंग स्माइल करता है, कहता हम कोरिया जा रहे हैं। लैंसन बोलता है हाँ विंग जल्दी से जाओ रेडी हो जाओ। तभी विंग स्माइल करता है और उठ जाता है। तभी लैंसन वहाँ से निकल के जाता है वांग जी के रूम की तरफ और जाके डोर पे नॉक करता है वांग जी के। तभी वांग जी आता है और डोर ओपन करता है और कहता है डैड। तभी लैंसन कहता है वांग जी जाओ जाके रेडी हो जाओ और वूशियान को भी रेडी कर दो, अपना लगेज पैक कर लेना, हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं कोरिया के लिए। तभी जो वांग जी था कहता है ओके डैड। उसके बाद लैंसन वहाँ से अपने रूम में आ जाता है और अपना भी लगेज पैक करता है। उधर वांग जी और वूशियान भी अपना लगेज पैक करते हैं। लैंसन सारा इंपॉर्टेंट सामान ले लेता है और विंग की मेडिसिन सारी पैकिंग होने के बाद 6 बज जाते हैं। सभी लोग हॉल में थे और वो लोग जाने वाले थे। तभी जो कुरैन थे कहते हैं लैंसन अच्छे से जाना, सबका ध्यान रखना, बच्चों का और अपना, ठीक है, और विंग का भी। तभी लैंसन कहता है जी डैड। उसके बाद फैम में और यू बोलते हैं वांग जी से बेटा वांग जी वो शियान का ध्यान रखना, आपसे वो तुम्हारी वाइफ है। तभी वांग जी कहता है जी आंटी अंकल मैं ध्यान रखूँगा इनका। तभी फैम में और यू बोलते हैं आंटी अंकल नहीं मॉम डैड। तभी वांग जी स्माइल करता है, कहता है जी मॉम डैड मैं ध्यान रखूँगा अपने से भी ज़्यादा। तभी वो स्माइल करते हैं, वो शियान भी सर नीचे कर लेता है। इधर जो उसके दोस्त हैं वो कहते हैं कि वांग जी तुम जल्दी आना ठीक है और बताना। शिनचैन बोलता है, कहता है मैं तुम्हें मिस करूँगा और आप सभी को। तभी जो शुयांग था कहता है कि वो शियान मेरे दोस्त मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ और वांग जी तुम्हें भी, अपना ध्यान रखना तुम दोनों। और फिर वो कहता है लिटिल अंकल आपको भी बहुत मिस करने वाला हूँ, जल्दी आना प्लीज़। तभी विंग कहता है बिल्कुल हम जल्दी आएंगे। लैन शिचैन भी कहते हैं लैंसन सब अच्छे से करना ओके। तभी लैंसन कहता फिर लैंसन अपने डैड से कहता डैड मैं जल्दी आऊँगा, अपनी मॉम के गुनहगारों को सज़ा देने के बाद जल्दी आऊँगा। उन्होंने जो कुछ भी मॉम के साथ किया उनकी पनिशमेंट उन्हें मिलेगी। तभी लैन को हाँ में सिर करते हैं। लैंसन कहता है अपना ध्यान रखिएगा डैड, ठीक है, बिल्कुल भी केयरलेस मत बनिएगा। मैं गगा से पूछूंगा कि आप टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बाबा ठीक है, तुम आराम से जाना, ध्यान रखना अपना, ठीक है। तभी लैंसन कहता है ठीक। तभी सब अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सब लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है। और इसके बाद वो लोग सभी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वो लोग फिर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और अपने प्राइवेट जेट पे बैठ जाते हैं। फिर जेट वहाँ से टेक ऑफ होता है और लैंड होता है कोरिया में जाके। फिर वो लोग 6 घंटे की जर्नी के बाद पहुँच चुके थे कोरिया। और मिस्टर वी ने अपने जो गार्ड्स थे उन्हें बता दिया था कि वो आने वाले हैं। और नाइट का टाइम था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि मिस्टर वी आने वाले हैं। और उनके गार्ड्स और उनकी कार आ गई थी। सभी लोग कार में बैठ के सीधे मेंशन आते हैं। मिस्टर वी जाते हैं
और कहते हैं आप मेरे रूम के आसपास ही रहिएगा। और वो अपने रूम के आसपास ही लैंसन और वांग जी को रूम प्रोवाइड कराते हैं और कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए। लैंसन और वांग जी कहते हैं ठीक है। और उसके बाद लैंसन और वांग जी अपने अपने पार्टनर के साथ अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर वी भी अपने रूम में चले जाते हैं। लैंसन के साथ मिस्टर हान भी आए थे, जो कि उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, लैंसन की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और लैंसन की जो फैमिली थी उसका भी ध्यान रखने के लिए मिस्टर हान वहाँ के बॉडीगार्ड को, चाइना के बॉडीगार्ड को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके आए थे। और लैंसन और वी अपने रूम में जाके सो जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। इधर वांग जी और वो शियान भी बहुत थक गए थे, वो दोनों भी सो जाते हैं। सभी सो जाते हैं क्योंकि नाइट का टाइम था। अब किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। किसी को कुछ पता नहीं कि मिस्टर वी आ चुके हैं और उनके साथ कौन कौन आया है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वो शियान सो रहे थे, तभी वो शियान के डोर पे नॉक होता है। वांग जी धीरे से अपने आइज़ ओपन करता है और वो उठता है, देखता है डोर पे नॉक हो रहा है। वो फटाक से उतरता है और डोर जाके ओपन करता है तो देखता है सामने सर्वेंट खड़े हैं, बड़ी बड़ी थाल लेके अपने हाथों में। तभी वांग जी कहता है जी। तभी वो लोग बो डाउन करते हैं वांग जी को और वांग जी भी बो का रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं प्रिंस, हम आपके लिए क्लॉथ्स और आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके आए हैं। तभी वांग जी कहता है ओह ठीक है, इसे अंदर रख दीजिए। फिर वो लोग सब अंदर रख देते हैं उसे। और उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, हम बात लेके रेडी हो जाएंगे। वो लोग कहते हैं 10 बजे की सभा है, आप लोग को कुछ भी चाहिए हो तो मैं बता दीजिएगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ से ग्रीट करते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद वांग जी डोर क्लोज़ करता है, फिर एक बार वुशियन की तरफ देखता है, फिर उन थाल की तरफ, फिर कहता है ठीक है तो मैं बात ले लेता हूँ। इस टाइम 6 o'clock का टाइम था। वो सीधे बाथरूम में जाता है। उसके बाद देखता है तो ये वॉशरूम बहुत ही बड़ा था। वांग जी तो देखता रह जाता है, उसके वॉशरूम से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वांग जी जाके देखता है बाथ टब को, जो कि राउंड शेप में था और वो भी बहुत बड़ा था। बाथ टब को देख के वांग जी मन में कहता है शो यंग सीनियर सही कह रहे थे, ये तो बिल्कुल ही राजा महाराजा वाला फील है, मतलब मेरे तो फुल मज़े हैं। उसके बाद वांग जी जाके बाथ टब में रिलैक्स करता है, अच्छा सा एक बाथ लेता है। उसके बाद वो बाथ लेने के बाद बाहर निकलता है और अपने वेस्ट के राउंड टॉवल रैप करता है और दूसरी टॉवल से अपने हेड को क्लीन करते हुए, मतलब कि ड्राई करते हुए बाहर आता है और देखता है ओशन की तरफ। उसके बाद वो अभी के लिए तो इतने हैवी रोब्स को नहीं पहनता है, वो अभी के लिए नॉर्मल रोब्स पहन लेता है अपने। उसके बाद वो पहन के फिर वो ओशन को जगाता है, कहता है उठ जाइए। तभी वो ओशन धीरे धीरे आइज़ को रब करते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है उठ जाइए, आपको रेडी भी तो होना है, हम लोग को चलना है 10 बजे। तभी वो ओशन धीरे से उठता है और कहता है उसके बाद वांग जी जाके काउच पे बैठ जाता है और वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है। इधर वांग जी के उठाने पे ऊशियान धीरे से आइज़ रब करते हुए उठता है। उसका मन तो नहीं था पर फिर भी उठता है और जाता है सीधे वॉशरूम में। और फिर देखता है तो अभी उसे याद आता है कि वो यहाँ अपने घर पे नहीं है, दूसरी जगह। फिर उसके बाद वो देखता है बाथरूम बहुत बड़ा था, ऊशियान को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो बाथ लेता है। फिर वूशियान अपने कपड़ों को देखता है तो कोई भी कपड़े नहीं थे। फिर वूशियान को याद आता है वो तो कपड़े लाना ही भूल गया। फिर वो बाथरोब को देखता है, उसे पहन लेता है और बाहर निकलता है। फिर वो इधर उधर अपने कपड़े ढूंढता है। इधर वांग जी अपने ही फ़ोन में लगा हुआ था, बट जैसे ही वो डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तो वो बिना देखे ही वूशियान से कहता है आप आ गए, जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट आ गया है। और हाँ, फिर हमें चलना भी है 10 बजे। और ये बोलते हुए ही वो वूशियान की तरफ जैसे ही देखता है, वो बिल्कुल ही देखता रह जाता है mesmerize होके। और वूशियान इधर उधर कपड़े ढूंढता है, फिर कहता है वांग जी हमारे लगेज कहाँ हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। वांग जी अपना फ़ोन काउच पे ही रखता है और उठ जाता है। वो बस देखते रह जाता है वूशियान को। वांग जी धीरे धीरे वूशियान की तरफ आने लगता है और वूशियान की बातों पे वांग जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वूशियान कहता बताओ ना कहाँ है हम लोग का लगेज, मुझे दिख नहीं रहा, हम लोग के बैग कहाँ है। वांग जी वूशियन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वूशियन देखता है वांग जी को और कहता है वांग जी बताओ ना हमारे लगेज कहाँ है, मुझे कपड़े लेने हैं, रेडी होना है, देर हो रही है, जल्दी बताओ कहाँ पे है? तभी वांग जी अचानक से वूशियन को कैरी कर लेता है और वूशियन शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वांग जी के नेक के राउंड अपने हैंड को रैप कर लेता है और कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो, ऐसे कौन करता है, मैं गिर जाता तो। तभी वांग जी कहता है आपको पता है। तभी वांग जी की बात सुन के वूशियन कहता है
मुझे क्या पता है? और ये क्या कर रहे हो? हमें देर हो जाएगी, उतारो मुझे नीचे। तुमने ऐसे मुझे कैरी क्यों किया है? वो शियान पूछता है, बट वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता है। वांग जी ऐसे बोलते हुए वो शियान को ला के बेड पे रख देता है और कहता है, हाँ अभी जाने में टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं, हमें 10 बजे जाना है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। वो शियान सुन रहा था वांग जी को। फिर वांग जी वो शियान के ऊपर आने लगता है, तो वो शियान वांग जी के चेस्ट पे हैंड रखता है और कहता है दूर करते हुए, ये क्या कर रहे हो वांग जी? तभी वांग जी कहता है, आप देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो शियान थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कि वांग जी, बट वांग जी कहता है कि वैसे भी मैंने बहुत दिन से कुछ किया भी तो नहीं है आपके साथ, मुझे आपको प्यार करना है। जब वो शियान सुनता है तो वो तो रेड हो जाता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हो? ये कोई टाइम थोड़ी है मज़ाक करने का वांग जी, और ये टाइम नहीं है ये सब करने का। तभी वांग जी वो शियान की चिन को पकड़ता है और उसे अप करते हुए बोलता है, ये जो टाइम है ना ये हमारा ही है, और इस टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। वूशियन तो बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देख रहा था। फिर वांग जी धीरे से झुकता है वूशियन की तरफ और फिर उसे एक सॉफ्ट सा किस करता है, और उसे सॉफ्ट किस कर रहा था तभी वूशियन हटा देता है वांग जी को और कहता है, वांग जी अभी नहीं, ये सब अभी नहीं चाहिए, हम लोग को देर हो जाएगी, रेडी भी तो होना है। तभी वांग जी वूशियन की बात को इग्नोर करते हुए वापस से अपने लिप्स से वो शियान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे आपकी डीपली और एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो शियान तो वांग जी को रोक ही नहीं पा रहा था। वो शियान अपना फेस इधर उधर करता है और कहता है, वांग जी हम लेट हो जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, नहीं होंगे लेट। उसके बाद वो धीरे से अपने हैंड्स को स्लाइड करते हुए वो शियान के जो बाथरूम की बेल्ट थी उस पर ले जाता है और उसे धीरे से ओपन कर देता है। वो शियान देखता है वांग जी फिर धीरे से उसे स्लाइडली हटा देता है उसके शोल्डर से और उसे फ्रंट से भी हटा देता है। जब वो शियान ये देखता है तो वो शाय फील करता है, क्योंकि वो शियान ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ बाथरोब पहन के आ गया था। वो पूरा नेकेड था वांग जी के सामने। उसे बहुत ही शाय फील होता है और वो इधर उधर फेस करता है और कहता है, वांग जी ये सब क्या कर रहे हो? वांग जी फिर वो शियान को पूरा देखता है नेकेड, और वो उसे देखता है उसकी बॉडी को, फुल बॉडी को। तो वो अपने आप को अराउस फील करता है और वो शियान शाय फील करता है। वांग जी फिर धीरे से वो शियान के क्लोज झुकता है और उसकी नेक पे किस करता है। फिर वो देखता है तो उसने अभी तक वो शियान को मार्क नहीं किया था, पर वांग जी अब डिसाइड करता है कि वो आज के आज ही मार्क कर देगा वो शियान को। वो शियान तो वांग जी के किस में ही मेल्ट हो गया था। वो शियान के नेक पे वो किस करके सीधे शोल्डर पे उसे लिक करता है जहाँ पे मार्क करना था, और उसे वहाँ पे प्यार से लिक कर रहा था। वो शियान बस आंखें बंद करे हुए था और वांग जी को टाइट करके होल्ड किया हुआ था। वांग जी फिर अपने टीथ से वूशियान को बाइट करता है और मार्क करता है, और जैसे वूशियान फील करता है और चिल्ला पड़ता है, उसकी चीख निकल गई थी और उसकी आंखों से आंसू, उसे बहुत पेन हुआ था। वो टाइट करके वांग जी को पकड़ लेता है, उस अपने नेल्स पूरे वांग जी के शोल्डर में गड़ा देता है, और वांग जी उसे बाइट करने के बाद दूर होता है, देखता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। फिर वो उस ब्लड को सक कर लेता है और फिर धीरे से वूशियान के फेस की तरफ देखता है जो कि रो रहा था। उसकी आइज़ रेड हो गई थी, इतना ज़्यादा उसे पेन हुआ था। फिर वांग जी अपने टंग से वूशियान के जो टीयर्स से उसे लिक करता है और प्यार से वो शियान के फॉरहेड पे किस करता है, और फिर उसके नेक पे दोबारा से किस करता है और किस करते हुए उसके चेस्ट तक आता है। फिर वो एक चेस्ट को अपने माउथ में लेता है और उसे लिक करता है, फिर सक करता है और दूसरे को पिंच करता है, रब करता है, और फिर वो शियान के दूसरे चेस्ट को भी लिक करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट बाइट करने लगता है, जिससे वो शियान की मॉर्निंग साउंड निकलने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अलग सी सेंसेशन फील होती है और वो मना करता है वांग जी को, बट वांग जी तो कहीं सुनने वाला था। फिर वो धीरे धीरे करके वो शियान के जो नेवल था वहाँ पे जाता है और अपनी टंग को वो शियान की नेवल के अंदर डालता है। उसके बाद वहाँ पे रोल रोल करने के बाद वो धीरे धीरे नीचे बढ़ता है और वो शियान के प्राइवेट पार्ट को टच करता है। और वो शियान तो मॉर्निंग कर रहा था, वो तो बिल्कुल खो गया था और उसे इतना अजीब सा लग रहा था और उसे इतनी अमेजिंग सेंसेशन फील हो रही थी कि वो वांग जी क्या कर रहा है वो नोटिस भी नहीं करता। वांग जी वूशियान के पार्ट को अपने माउथ में लेता है, उसे सक करने लगता है, और जब ये चीज़ वूशियान फील करता है तो वो जल्दी से नीचे की तरफ देखता है, और जब वो देखता है तो वो अलग सा ही फील करता है और उसके माउथ से मॉर्निंग की वॉइस और ज़्यादा तेज़ निकलने लगती है और वो वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी तो वांग जी है, वो कहाँ ही रुकने वाला है। वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो शियान को वापस से लिटा देता है
और वो शियान बस प्लेजर में खो जाता है और वांग जी उसे काफ़ी देर तक शक करता है। उसके बाद वो शियान वांग जी के नाम से मॉर्निंग करते हुए रिलीज़ हो जाता है वांग जी के माउथ में ही, और वांग जी उसको स्वैलो कर लेता है। और उसके बाद वांग जी वो शियान की तरफ देखता है और वो शियान तो बस इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर वो शियान के लिप्स के क्लोज आता है और उसे किस करता है डीपली, और फिर वो जो भी था वो शियान को भी फील होता है और वो बिल्कुल ही ब्लश करता है। वांग जी बहुत देर तक वो शियान को किस करता है और किस करते हुए ही वो शियान के बट को टच करता है, स्क्वीज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा पिंच करता है। वो शियान मॉर्निंग कर रहा था, उसे सेंसेशन फील हो रही थी और वांग जी उसे बहुत ही ज़्यादा बट को प्रेस करता है उसके, और फिर उसके बाद धीरे से वो शियान से अलग होता है, उसके फेस को देखता है और वो शियान गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वांग जी फिर अपने रोप्स को हटा देता है पूरी तरीके से जल्दी जल्दी, और उसके बाद वो शियान के भी जो बाथरोब था उसे भी हटा देता है। वो शियान तो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और देख रहा था और कहता है, वांग जी ये सब मत करो, ये सब क्यों कर रहे हो, हमें लेट हो जाएगा। वांग जी कुछ भी नहीं सुनता है और उसके बाद वांग जी वो शियान के दोनों लेग्स के बीच में आता है। वो शियान देख रहा था, वो शियान कहता है, वांग जी रुक जाओ प्लीज़, लेट हो जाएगा, ये सब मत करो। वो शियान थोड़ा सा डरी हुई आई से देखता है वांग जी को। वांग जी धीरे से वो शियान के दोनों लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड रैप कराता है। वो शियान कहता है, वांग जी रुक जाओ। वांग जी फिर अपने पार्ट को वो शियान के अंदर एंटर कराता है जैसे ही, तो वो शियान को थोड़ा सा पेन हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि ये उसका सेकंड टाइम था, बट थोड़ा तो पेन हुआ ही था। वो शियान एक मॉर्निंग साउंड निकालता है, उसे हर्ट होता है, तो वो वांग जी के शोल्डर को टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ मुझे हर्ट हो रहा है। तभी वांग जी नहीं सुनता है और वो फिर अपने आप को वो शियान के अंदर पूरा एंटर करा देता है। जैसे ही वांग जी पूरा एंटर हुआ वैसे ही ऊशियान को पेन हुआ और वो वांग जी को स्क्रैच करता है और कहता है, रुक जाओ। वांग जी नहीं रुकता है और वो वैसे ही एंटर रहता है और वो ऊशियान गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसे पेन हो रहा था, वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी वो ऊशियान को ही देख रहा था और टाइम देता है वो ऊशियान को। वो ऊशियान फिर अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हुए एडजस्ट होता है और वांग जी फिर अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो फास्टली मूव होने लगता है और वो ऊशियान प्लेजर में चीखने लगता है। उसे उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, वो अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर रहा था, बट वांग जी की स्पीड बढ़ाने की वजह से वो अपनी वॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग करने लगता है। और वांग जी बीच बीच में उसे किस भी कर रहा था और अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो शियान की तो हालत ख़राब थी और वो प्लेजर में डूब गया था। वो लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही फाइनली रिलीज़ होता है वो शियान के अंदर ही, और उसके बाद वांग जी वो शियान के ऊपर ही गिर जाता है और दोनों ही स्वेटी हो गए थे। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी थोड़ी देर तक वो शियान के ऊपर ही रहता है, फिर उसके बाद धीरे से खुद से उसको अलग करता है और साइड में जाके वो शियान के लेट जाता है। जब वो शियान वांग जी को देखता है तो वो पूरा ही ब्लश करने लगता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी फिर वो शियान की तरफ देखता है, उसकी कमर के नीचे हाथ डालता है और उसे अपने ऊपर कर लेता है। वो शियान अचानक से सडनली वांग जी के ऊपर था और वो शॉक्ड हो जाता है और वो देखता रह जाता है। वो कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम क्या फिर से। तभी वांग जी कहता है, मेरे प्यारे से ओमेगा, या फिर मैं कहूँ मेरे प्यारे से ओमेगा प्रिंस, मैंने आपको मार्क कर दिया है, क्या आप मुझे मार्क करना नहीं चाहोगे। वो शियान जब सुनता है तो वो ब्लश करने लगता है और वो हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी कहता है, तो देर किस बात की, जल्दी से मुझे बाइट करिए। तभी वो शर्माता है और कहता है, और उसके बाद वो शियान धीरे से वांग जी के नेक की तरफ झुकता है और उसके बाद वांग जी के नेक पे लिक करता है जहाँ पे मार्क करना था, और वहाँ लिक करने के बाद वहाँ पे बाइट करता है ज़ोर से। और वांग जी को भी पेन हुआ था बट इतना नहीं। वांग जी टाइट करके आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और वो शियान बाइट करता है ज़ोर से, और उसके बाद वो दूर हटता है, देखता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। फिर वो उस ब्लड को सक कर लेता है और उसके बाद वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी ने बर्दाश्त कर लिया था उस पेन को। उसके बाद वो शियान कहता है, क्या दर्द हो रहा है ज़्यादा। तभी वांग जी कहता है, फिर उसके बाद वांग जी कहता है, चलिए हम बात ले लेते हैं। तभी वांग जी की बात सुन के वो शियान कहता है, हाँ मैंने बात ले लिया था पर तुम्हारी वजह से मुझे फिर से लेना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता है, इसमें सारी आपकी गलती है, आखिर ऐसे कौन आता है अपने अल्फ़ा के सामने इतना हॉट बन के। आपको पता है ना मैं आपका अल्फ़ा हूँ, और आप इतने हॉट तरीके से आओगे तो मैं तो अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँगा ना। तो वो शियान जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है और अपना फेस हाइड कर लेता है वांग जी के चेस्ट में। वांग जी कहता है, आप इतने हॉट क्यों लगते हो, बोलो ना।
वांग जी की बात सुन के वूशियान कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर वांग जी कहता है, अच्छा चलो चलते हैं, हम लोग बात ले लेते हैं वरना लेट हो जाएंगे। फिर वांग जी धीरे से उठता है, वूशियान भी उठता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वांग जी उठ के धीरे से वूशियान को कैरी कर लेता है, वूशियान मना भी नहीं करता है। फिर वांग जी उसे ले जाता है बाथरूम में और उसे बाथ टब में बिठा देता है और हॉट वाटर ऑन कर देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद वो धीरे से वांग जी वूशियान का हाथ पकड़ता है, वूशियान देखता है। फिर वांग जी उसे अपने पास खींच लेता है और अपनी लैब पे बिठा लेता है। और जब वांग जी ऐसे करता है तो वूशियान ब्लश करता है और वो इधर उधर फेस करता है, वांग जी को देख नहीं रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी और वांग जी उसे देख रहा था। फिर धीरे से उसकी नेक पे किस करता है क्योंकि अभी बैग थी वूशियान की वांग जी की तरफ। उसके बाद वांग जी उसे बैग पे किस करता है और वूशियान ब्लश कर रहा था और उसे सेंसेशन फील हो रही थी वांग जी की किसिंग से। और वूशियान कहता है, ऐसा मत करो प्लीज़, हम लेट हो जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, मैं कुछ कहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद वो ऐसे ही किस करता है और वूशियान के पूरे बॉडी पे हैंड को स्लाइड कर रहा था और ये करते करते वो फिर से ही अराउज फील करता है और हार्ड हो जाता है। वो अपने आप को देखता है और वो वूशियान को देखता है। वूशियान तो नहीं देख पा रहा था वांग जी का फेस। वांग जी फिर वूशियान को आगे करता है और वूशियान देखने लगता है, अचानक से कहता है, क्या हुआ। तभी वांग जी अपने नीज पे आता है और वूशियान के हाथों को धीरे से बाथ टब के किनारे पे पकड़ा देता है। वूशियान देखता है वांग जी की तरफ, फिर वांग जी के पार्ट को, और वूशियान कहता है, नहीं नहीं वांग जी, हम लेट हो जाएंगे, पक्का लेट हो जाएंगे। वांग जी कहता है, नहीं होंगे प्लीज़, एक बार, बस एक बार। वूशियान कहता, नहीं नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, अगर तुमने फिर से किया तो मैं चलने लायक नहीं रहूँगा, फिर सबको पता चल जाएगा। तो वांग जी कहता है, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, पता चल जाए तो चल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तभी वूशियान कहता, नहीं नहीं वांग जी प्लीज़, अभी नहीं। वांग जी कहता, बस एक बार। वूशियान फिर कुछ नहीं कहता और वांग जी वूशियान को थोड़ा सा झुकाता है और वांग जी अपने नीज़ पे आता है। वूशियान भी नीज़ पे था और वो झुका हुआ था बाथ टब के किनारे को पकड़ के, और वांग जी खुद को एंटर करा देता है। और जैसे एंटर कराता है वूशियान की बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। उसे पेन तो नहीं हुआ था इतना, बट तब भी उसे थोड़ा सा हुआ था और वो एंटर करा के मूव होने लगता है और फिर तो खुद भी बाथ टब के दोनों तरफ हाथ रख लेता है और फिर अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। वूशियान मॉर्निंग कर रहा था और वो कुछ भी नहीं बोलता है, अब मना भी नहीं करता है, वो बस मॉर्निंग कर रहा था वांग जी के नाम से। और वांग जी ऐसे ही झुक के वूशियान की नेक पे किस कर रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट बाइट कर रहा था, जिससे वूशियान को और भी अच्छा फील हो रहा था और भी प्लेजरेबल फील हो रहा था। और वांग जी ऐसे ही अपने आप को मूव करता रहता है और फिर धीरे से वूशियान के बट को स्क्वीज़ करता है, उस पे स्लैप करता है सॉफ्ट सॉफ्ट से और रब करता है उन्हें। और वूशियान ये सब फील करता है तो वो ब्लश भी कर रहा था और वो मॉर्निंग भी कर रहा था। वांग जी फिर उसे स्क्वीज़ करता है, फिर उसके टम्मी पे हाथ रखता है एक और उसे अपनी तरफ करता है और अपने आप को फास्टली मूव करने लगता है। काफ़ी देर तक ऐसे मूव करने के बाद वांग जी फाइनली रिलीज़ होता है वूशियान के अंदर ही, और वो झुक जाता है, बाथ टब को पकड़ लेता है टाइट करके और एक हाथ वांग जी का वूशियान की टम्मी पे था और दोनों लोग ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वूशियान के दोनों हाथ बाथ टब के किनारे पे ही थे। वांग जी एक हाथ बाथ टब के किनारे पे रख के गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फिर से वूशियान के नेक पे किस करता है। वूशियान कहता, अब नहीं वांग जी, अब नहीं, अब श्योरिटी से कह रहा हूँ, लेट हो जाएंगे। तभी वांग जी कहता, अब नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर वांग जी धीरे से खुद को अलग करता है वूशियान से। वूशियान कहता, अब ऐसा करो, तुम जाओ, वरना तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ बात लोगे तो तुम ऐसे ही करते रहोगे और हम जा नहीं पाएंगे टाइम से। तुम वांग जी जाओ, तुम बात पहले ले लो। वांग जी कहता, अब नहीं करूँगा, श्योर। वूशियान फिर वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता, नहीं करूँगा। फिर वांग जी वूशियान को कैरी कर लेता है। वूशियान कहता, पक्का ना। वांग जी कहता, फिर वूशियान को वो शावर के नीचे लेके जाता है और खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। दोनों लोग शावर लेते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं करता है, वो वूशियान को क्लीन करता है और खुद भी होता है। फिर वूशियान रिलैक्स होता है। उसके बाद दोनों लोग शावर लेके जाते हैं, देखते हैं तो वांग जी देखता है 2 बाथरोब हैं, एक वो खुद पहनता है, एक वूशियान को पहनाता है। फिर कैरी कर लेता है क्योंकि वूशियान को प्रॉब्लम हो रही थी खड़े होने में, तो वूशियान को कैरी करके बाहर ले जाता है रूम में और उसके बाद वहाँ पे ले जा के बिठा देता है। उसके बाद वो वूशियान को टॉवल से थोड़ा सा क्लीन करता है, साफ़ करता है, मतलब ड्राई करता है और खुद भी होता है। उसके बाद वो हेयर ड्रायर लेता है और पहले वूशियान के हेयर्स को ड्राई करता है, उसके बाद खुद के। फिर वांग जी वॉच की तरफ देखता है तो 8 बज रहे थे। फिर वांग जी जल्दी से जाता है और उन जो थाल्स थे उनको खोलता है, देखता है तो उसमें 2 तरीके के रोब्स थे। एक तो नॉर्मल कोट पैंट था जो कि वांग जी के लिए था, दूसरी थाल में ट्रेडिशनल रोब्स थे जो कि वूशियान के लिए थे।
वांग जी सोचता है कि पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद कुछ ओमेगा सर्वेंट्स को बुलाऊंगा वूशियान को रेडी करने के लिए, क्योंकि वो खुद से नहीं हो पाएंगे, इन ड्रेस को पहनना नहीं आता होगा। फिर वांग जी लेता है वो कपड़े और मिरर के सामने जाके रेडी होने लगता है। वूशियान देख रहा था वांग जी को, क्योंकि वूशियान का फेस मिरर की तरफ ही था। वो वांग जी को रेडी होते हुए देख रहा था। वांग जी पहले शर्ट पहनता वाइट कलर की, फिर वाइट पैंट, उसके बाद ब्लू जैकेट और ब्लैक शूज़, ये सब पहन रहा था। और वूशियान बस एक टक वांग जी को ही खो के देख रहा था, क्योंकि वूशियान को वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक प्रिंस के तरीके, क्योंकि वो रॉयल कपड़े थे और रॉयल टाइप से डिज़ाइन किए गए थे। इसीलिए वूशियान को इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वांग जी कि वो बस अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। इन प्रिंस स्टाइल कपड़ों में वूशियान को वांग जी बिल्कुल एक प्रिंस की तरीके लग रहा था। वांग जी मिरर के थ्रू ही वूशियान को देखता है और देख के स्माइल करता है, क्योंकि वूशियान बिल्कुल मेस्मराइज होके वांग जी को देख रहा था। वांग जी समझ जाता है वूशियान को वो पसंद आया है। उसके बाद वांग जी अच्छे से रेडी होता है, अपने बालों को सेट करता है। सेट करने के बाद वो वूशियान की तरफ आता है और खड़ा हो जाता है उसके सामने। वूशियान बड़ी बड़ी आइस करके वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे से वूशियान के फॉरहेड पे किस करता है। फिर वूशियान से कहता है, आप ये पहन नहीं पाओगे तो मैं आपके लिए कुछ लोगों को भेजता हूँ हेल्प के लिए। तभी वूशियान स्माइल करता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है बाहर और जाके कुछ सर्वेंट को बुलाता है। वो ओमेगा सर्वेंट थे, वांग जी ने ओमेगा सर्वेंट को बुलाया था। सर्वेंट आते हैं, वांग जी कहता है, आप आप अंदर जाइए और जो आपके प्रिंस हैं उनकी हेल्प कर दीजिए रेडी होने में। तभी वो सर्वेंट कहते हैं, जी प्रिंस। उसके बाद वांग जी कहता है, हम लोग का ब्रेकफास्ट भी ठंडा हो गया है तो आप दूसरा मंगवा लीजिए। तभी वो लोग कहते हैं जी। और वांग जी कहता है, जैसे ही वो रेडी हो जाए मुझे बता देना, हम लोगों को जाना भी है। तो वो सर्वेंट कहते हैं जी। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। कुछ सर्वेंट जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब उसे दोबारा से बनाने के लिए, और कुछ सर्वेंट आते हैं वूशियान के पास। फिर वूशियान को सभी उस ड्रेस को पहनाते हैं, मतलब तैयार करते हैं अच्छे से। और वूशियान यहाँ पे रॉयल ड्रेस पहन रहा था ट्रेडिशनल, तो उसे विग भी लगाई जाती है। वूशियान खुद को देखता है, जब वो रेडी हो जाता है तो वो मिरर में खुद को देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे रेड एंड ब्लैक कलर के रोब्स पहनाए गए थे। और वूशियान जब खुद को देखता है तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। फिर वूशियान को अच्छे से पूरी तरीके से रेडी कराने के बाद उनका जो ब्रेकफास्ट था वो भी आ चुका था। ब्रेकफास्ट आने के बाद एक सर्वेंट जाता है वांग जी को बुलाने के लिए। इधर वांग जी दूसरे सर्वेंट के साथ पूरा महल देख रहा था और घूम रहा था। वो सर्वेंट सब कुछ बता रहा था, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तभी वो दोनों, मतलब सर्वेंट और वांग जी, एक खिड़की के सामने जाते हैं और रुक जाते हैं। वांग जी उस खिड़की की तरफ देखता है, तभी वो सर्वेंट कहता है, ये रानी महल है, यहाँ पे प्रिंस और जो किंग है वो रहते हैं, और रानी महल में बाकी के जो फैमिली मेम्बर है वो रहते हैं। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है वो भी महल। वो कहता है। उसके बाद वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तभी वो सर्वेंट आता है और कहता है कि प्रिंस प्रिंस रेडी हो गए हैं, आप जा सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो सर्वेंट चला जाता है और वांग जी उस सर्वेंट के साथ जाने लगता है अपने रूम के लिए। तभी उसे दिखते हैं लैंसन और विंग। वो जाता है और गुड मॉर्निंग विश करता है अपने डैड को और विंग को, और बो डाउन करता है। लैंसन और विंग भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देते हैं और वांग जी कहता है कि डैड, मॉम, आप यहाँ। तभी विंग कहता है, हाँ हम तुमसे मिलने आ रहे थे वांग जी। वांग जी, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? तभी वांग जी कहता है, नहीं मैंने नहीं किया अभी, आपने? तभी विंग कहता है, नहीं ना मैंने नहीं किया, और मैं कर भी नहीं पाऊँगा क्योंकि डैड तो बिजी है, यहाँ आते ही उनके पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, 3 दिन से वो यहाँ थे नहीं ना, तो वो काम में बिजी हो गए, तो मैं उनके साथ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ कर लूँ और भूषण के साथ। तभी वांग जी कहता, हम अच्छा आइडिया है, हम साथ में करेंगे, अच्छा लगेगा। तभी विंग कहता फिर वांग जी कहता है तो फिर चलिए। तभी विंग कहता है ठीक है। फिर विंग कहता है सर्वेंट से, जो उसके साथ ही था वांग जी के, उससे कहता है कि हमारा ब्रेकफास्ट वांग जी के रूम में ले आओ। तभी वो सर्वेंट बो डाउन करता है और वहाँ से चला आता है। तभी लैंसन, विंग और वांग जी के रूम की तरफ जाते हैं। फिर वांग जी डोर को नॉक करता है तो एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। फिर वो बो डाउन करता है सभी को और वो सर्वेंट वहाँ से बाहर निकल जाता है। 3 लोग अंदर आते हैं और डोर को क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं वूशियान बैठा हुआ है, और वूशियान को जैसे ही वांग जी देखता है वो देखता रह जाता है। वूशियान इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था कि उसकी तो नज़रें नहीं हट रही थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल है ना वूशियान? तभी वांग जी देखता है और कहता है हाँ। वो अपने होश में आता है और वूशियान स्माइल करता है। विंग आता है, कहता तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, वाओ, तुम भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगते हो ट्रेडिशनल ड्रेस में वूशियान।
तभी वो शियान कहता है आप भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। वो शियान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुआ था और इधर विंग भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने भी एक हार्मफुल पहना था क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग जो भी ओमेगास होते हैं वो राज्यसभा में जाने से पहले ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहन के जाते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस में ही राज्यसभा में जाया जाता है। तो दोनों ने ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। वो शियान लैंसन को देखता है तो वो शियान उठने की कोशिश करता है। उसे पेन तो होता है बट वो फिर भी उठने की कोशिश करता है और ग्रीट करता है लैंसन को। वांग जी आके जल्दी से वो शियान को पकड़ लेता है और कहता क्या हुआ, ठीक हो? तभी वो शियान कहता मैं ठीक हूँ। लैंसन कहता कोई बात नहीं, बैठ जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। तो वो शियान की ऐसी हालत देखता है विंग तो कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या पेन हो रहा है? वो शियान ना में सिर करता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विंग कहता है मैं सब जानता हूँ। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुमने क्या किया है बोलो। तभी वांग जी तो रेड हो जाता है, उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं, कहता कुछ भी नहीं मॉम। तभी विंग कहता है मैं बुद्धू नहीं हूँ, मेरी भी शादी हुई है। जब हस्बैंड प्यार करते हैं तो बहुत पेन होता है, मुझे पता है। लैंजन भी तो ऐसे करते हैं, तब तब मुझे भी पेन होता है। लैंसन के भी ईयर्स पिंक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो विंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है। और इधर विंग कहता है कि क्या क्या वांग जी ने भी तुम्हें ऐसे ही प्यार किया है, तुम्हें तभी पेन हो रहा है ना वूशियान तो पूरा रेड हुआ जा रहा था और वो ना में सिर करता है। विंग वांग जी से कहता है सच सच बताओ तुमने वूशियान को परेशान किया है ना वांग जी? मुझे पता है हस्बैंड जब परेशान करते हैं तो बहुत पेन होता है। हाँ अब मुझे नहीं होता है, मुझे तो आदत हो गई है, पर तुमने परेशान किया ना वूशियान को। वूशियान बताओ ना तुम्हें क्या ज़्यादा पेन हो रहा है? मुझे पता है वांग जी ने कुछ किया है ना वांग जी? वांग जी तुमने नहीं कुछ किया ना? वांग जी देखता है और दोनों के ही चीक्स पिंक हो गए थे। वांग जी के तो ईयर्स पिंक हो गए थे और वो शियान तो पूरा ही रेड हो गया था। वो अपना सर ही नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है क्या मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विंग कहता है क्या मॉम मुझे सब पता है ना, ऐसे करके आईब्रो रेस करके बोलता है। तो वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, उसे शर्म आ रही थी। और विंग उन दोनों का फेस देख के स्माइल करता है, कहता मुझे सब पता है, और उसके बाद स्माइल करता है। वांग जी और वूशियान के मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है और लैंसन विंग को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं उन लोग का ब्रेकफास्ट लेके। फिर विंग कहता है उसे वहाँ टेबल पे रख दो और आप लोग जाओ। तभी वो सर्वेंट टेबल पे रखते हैं ब्रेकफास्ट और चले जाते हैं वहाँ से। फिर विंग कहता है वांग जी तुम हेल्प करो वूशियान की यहाँ पे आने में। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है और वूशियान की हेल्प करता है। फिर सभी जाके काउच पे बैठ जाते हैं और विंग कहता है वांग जी तुम बैठो मैं सर्व करता हूँ। वांग जी कहता है नहीं मॉम मैं कर लूँगा। उसके बाद वांग जी अपना और वूशियान का खाना निकालता है और विंग अपना और लैंसन का। फिर सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद लैंसन कहता है चलो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया विंग। तभी विंग कहता हाँ मेडिसिन से याद आया वांग जी तुम भी वूशियान को मेडिसिन दे देना ओके, नहीं तो वो चल नहीं पाएगा, हम लोग को राज्यसभा में जाना है। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। वूशियान रेड हो जाता है फिर से। फिर विंग बोलता है वूशियान से अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं ठीक है। तभी वूशियान हाँ में सिर करता है। उसके बाद लैंसन और विंग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जाके डोर को क्लोज कर देता है, वूशियान को लेके आता है और बेड पे बिठा देता है। उसके बाद मेडिसिन देता है और वूशियान मेडिसिन लेने के बाद बैठ जाता है। और फिर वांग जी वूशियान को ही एकटक देख रहा था। वूशियान कहता है क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तभी वांग जी कहता है आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। तो वूशियान ब्लश करता है, कहता क्या कुछ भी बोल रहे हो? तभी वांग जी कहता कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल ही हमारी वेडिंग नाइट की तरीके रेडी होके तैयार हुए हो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमारी वेडिंग नाइट हो। वूशियान कहता है क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, और दूसरी तरफ फेस कर लेता है और बहुत ही शर्मा रहा था। वांग जी कहता कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच में आप वैसे ही लग रहे हो जैसे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था हमारी वेडिंग नाइट पे। तो वो शियान कहता है मुझे रेस्ट करने दो और वो रेस्ट करने लगता है। वांग जी स्माइल करता है, कहता है क्या मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, आप इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? फिर वो शियान वांग जी की तरफ देखता है, कहता है ऐसे नहीं है मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसे तो तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो वांग जी कहता है क्या सच में? वो शियान कहता है बिल्कुल एक प्रिंस की तरीके। तो फिर तो मुझे भी करनी चाहिए। तभी वांग जी कहता तो फिर करिए, आप एक काम करिए मेरी तारीफ़ मत करिए, मुझे किस कर लीजिए। तभी वुशियन सुनता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, कहता है क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता है ना हर टाइम? वांग जी कहता है अब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो जिसकी, तो उसके दिमाग में और क्या चल सकता है भला बताइए, और इसके अलावा और क्या चलाऊँ अपने दिमाग में, आपको देख के यही सब चलता है मेरे दिमाग में। वुशियन सुनता है और
वो तो बस अपना फेस छुपाना चाहता था। वो शर्माता है और स्माइल करता है, वांग जी भी स्माइल करता है, दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें लैंसन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैंसन विंग को लेके आता है, उसे मेडिसिन देता है और मेडिसिन खाने के बाद फिर लैंसन विंग को लिटा देता है और कहता है तुम रेस्ट करो, फिर थोड़ी देर में हमें राज्यसभा में जाना है। विंग कहता हाँ ना, उस बोरिंग प्लेस पे जाना पड़ेगा, पता है आपको कितना बोरिंग लगता है वहाँ। तभी लैंसन कहता जानता हूँ मैं, पर तुम अभी रेस्ट करो, हम लोग फिर थोड़ी देर में चलेंगे। ये बोल के लैंसन रूम से बाहर निकलता है, डोर को क्लोज करता है और एक सर्वेंट को बुलाता है, कहता है किंग कहाँ है। तभी सर्वेंट बोलता है वो अपने रूम में है, कुछ काम कर रहे हैं। तभी लैंसन सीधे किंग के रूम में जाता है, नॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आती है अंदर आ जाओ। तभी लैंसन अंदर एंटर होता है और बो डाउन करता है। तभी किंग देखते हैं और कहते हैं अरे मिस्टर लैंसन, और वो भी बो डाउन का रिप्लाई देते हैं। फिर वो कहते हैं आइए बैठिए। तभी लैंसन आके बैठ जाता है, कहता है आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स थे कुछ, उन्हें चेक करके उन पर मुहर लगानी थी, वही काम कर रहा हूँ। तो लैंसन बोलता है ओह। फिर लैंसन कहता है आपने कुछ सोचा, आपको आगे क्या करना है। तभी किंग बोलते हैं पर मैं उससे पहले यहाँ के न्यू किंग की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तभी लैंसन कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और बातें करते करते 10 बज जाते हैं मॉर्निंग के। फिर किंग कहते हैं नए किंग की अनाउंसमेंट करने का टाइम आ गया है, अब आप जाइए और विंग को और वांग जी वूशन को भी बोल दीजिएगा कि जब मैं बुलाऊं तो आप लोग आ जाइएगा। तो लैंसन उठता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त कहते हैं मैं सर्वेंट को भेजूँगा आपको बुलाने। तभी लैंसन कहता है जी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंसन भी जाता है, पहले वांग जी और वूशन को कह देता है कि हमें चलना है, ठीक है तो रेडी रहना। तभी वांग जी वूशन कहते हैं ठीक है। फिर लैंसन अपने रूम में जाता है और विंग को उठाता है, कहता है विंग उठ जाओ, रेडी हो जाओ, तुम्हारे डैड ने कहा है कि हमें थोड़ी देर में राज्यसभा में जाना है। विंग उठता है और कहता है ठीक है। इधर लैंसन मिस्टर वी से मिल के आ गया था और विंग के पास आता है और कहता है रेडी हो जाओ और हमें अभी के अभी निकलना है। इधर किंग के जाने के बाद राज्यसभा में दूसरी तरफ हमें रानी महल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट जाता है और जो रानी थी उन्हें कहता है कि महारानी राज्यसभा है, आप सभी को उपस्थित होना है। ये बोल के वो डाउन करके वहाँ से निकल जाता है और उस रूम में लूसी थी और वो मिस्टर वी की वाइफ जो रानी थी वहाँ की, वो थी क्वीन। तो वो कहती हैं अचानक से राज्यसभा, वो 3 दिन से गायब थे और अब आए हैं तो सीधे राज्यसभा, क्या क्या विंग मिल गया है। जब लूसी ये बात सुनती है तो कहती है माँ क्या बोल रही हैं आप, वही कैसे मिल सकता है, मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता, 1 मंथ से ऊपर हो गया है, अभी तक विंग नहीं मिला तो अब क्या मिला होगा। ऐसा तो नहीं है डैड मुझे क्वीन बनाना चाहते हैं इसीलिए ये राज्यसभा रखी है। तभी वो बोलती है कि अगर उन्हें क्वीन बनाना होता तुम्हें तो अब तक बना चुके होते, वेट नहीं कर रहे होते। ये बोल के वो लूसी की तरफ गुस्से में देखती हैं और दिमाग में सोचती हैं अपने माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं विंग मिल गया हो या फिर कोई और ही रीज़न हो जिसके लिए उन्होंने ये सभा रखी है। ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। क्वीन को डाउट आता है और वो सभी राज्यसभा के लिए निकल जाते हैं। इधर राज्यसभा का सीन दिखाते हैं। इधर राज्यसभा में किंग एंटर हो गए थे और वो बहुत ही स्माइल कर रहे थे, सभी लोग उन्हें उठ के बो डाउन करते हैं और देख रहे थे कि किंग कितने खुश हैं। किंग आगे चल के आते हैं और जाके अपने सिंहासन पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं सभी से कि आप भी बैठ जाइए। सभी लोग मन में सोच रहे थे क्या क्या किंग स्माइल कर रहे हैं तो प्रिंस क्या मिल गए, मतलब किंग इतने खुश हैं इतने मंथ बाद, जब से प्रिंस गए हैं विंग तब से इन्होंने स्माइल नहीं की है, आज स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या वो मिल गए, इतने खुश क्यों हैं हमारे किंग। और इधर किंग बोलते हैं आप सभी सोच रहे होंगे मैंने इतना सडनली ये सभा क्यों बुलाई है। तभी सब हाँ में सिर करते हैं। फिर जो किंग थे वो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मो, आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सब कुछ हैंडल किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे। तभी वो बो डाउन करते हैं और कहते हैं ये तो मेरा कर्तव्य था किंग। फिर वो हाँ में सिर करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आपके प्रिंस मिल चुके हैं विंग। तभी सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में। तभी वो कहते हैं कि हाँ वो हमारे साथ ही हैं और जल्दी आप लोगों से मिलेंगे और जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नेक्स्ट किंग किसे बनाया जाए उसका भी सल्यूशन हो जाएगा। आज मैं नए किंग की घोषणा करने वाला हूँ। जब ये बात लूसी और उसकी मॉम सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और परेशान भी। और जो ओल्ड लेडी थी किंग की मॉम वो भी
थोड़ा सा गुस्से में आ जाती हैं। और इधर सभी लोग सोच रहे थे क्या प्रिंस को किंग बनाया जाएगा क्या। कुछ लोग तो खुश थे कि हाँ चलो अच्छा है उन्हें किंग बनाया जाएगा, बट कुछ लोग ना खुश थे क्योंकि वही चाइल्डिश था, वो कैसे ही किंग बनने के योग्य है। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं है कि वो किंग बन सके। तो इसीलिए कुछ लोग खुश थे और कुछ ना खुश। इधर किंग इशारा करते एक सर्वेंट को और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस विंग आ रहे हैं। सभी लोग वेट कर रहे थे विंग के आने का और सभी लोग डोर की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे, वो गार्ड्स साइड हो जाते हैं और जो सर्वेंट थे वो फूलों की बारिश करना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ 2 पर्सन आते हैं, एंटर होते हैं और दोनों को देख के ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सभी की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। सब सोचते क्या इनमें से इनमें से वही प्रिंस कौन से हैं, क्योंकि वहाँ वूशियान और विंग एक साथ आए थे जिनमें से दोनों को पहचानना मुश्किल था कि उनमें से विंग कौन सा है। सभी हैरान थे, कहते इसमें से अगर एक प्रिंस विंग है तो दूसरा कौन है और ये है कौन सेम फेस। इधर जो मिसेस वी थी वो तो बस देखती रह जाती हैं और वो शॉक्ड हो जाती हैं और कहती क्या क्या क्या, क्या? ये कैसे। और वो बिल्कुल ही हैरान थी। और इधर जो ग्रैंड माँ थी वो कहती हैं ये अभी तक नहीं मिला था, अचानक से कैसे मिल गया। और मिला तो मिला, दो कैसे मिल गए। वो जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड प्रीवियस क्वीन, वो भी हैरान थी। और इधर ओविंग और वूशियान एक साथ एंटर करते हैं। विंग तो स्माइल करते हुए एंटर हो रहा था और वूशियान बहुत ही ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसको इस सब की आदत नहीं थी। सभी उनको देख के हैरान थे। तभी उनके पीछे 2 पर्सन और आते हैं, लैंसन और वांगजी। सभी उनको भी देख के हैरान हो जाते हैं। मतलब अभी तक तो विंग और वूशियान को देख के वो शॉक्ड थे कि सेम शक्ल के 2 पर्सन, और अब सेम शक्ल के 2 पर्सन और हैरान हो जाते हैं। और लैंसन को तो सब जानते थे, बट वांगजी लैंसन की तरीके लग रहा था और कोई भी वांगजी को नहीं जानता था। वांगजी की एज भी कम लग रही थी क्योंकि वो 17 का था ऑब्वियसली। तो सभी लोग देख रहे थे कि सेम शक्ल के 2 पर्सन, बट इनकी एज में डिफरेंस था। तो वो लोग कहते ये कौन है। किसी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो चारों आगे आते हैं और विंग के साइड में लैंसन खड़ा हो जाता है और वूशियान के साइड में वांगजी। वांगजी जाके वूशियान का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वूशियान नर्वस हो रहा था। वांगजी उसे हाथ पकड़ के काम डाउन करता है। वूशियान फिर रिलैक्स होता है और चारों किंग को झुक के बो डाउन करते हैं। फिर किंग भी बो का रिस्पॉन्स करते हैं, झुक के अपने हेड को थोड़ा सा झुकाते हैं। फिर चारों लोग सीधे होते हैं। किंग कहते हैं आप दोनों बैठ जाइए। किंग के दोनों साइड दो दो चेयर थी। एक तरफ लैंस एंड विंग बैठते हैं, दूसरी तरफ वांग जी वूशियान बैठते हैं। किंग सबके फेस को देखते हैं जिनके होश उड़े हुए थे और फेस के रंग भी उड़े हुए थे, और वो एक स्माइल करते हैं। वो सभी हैरानी से चारों को देख रहे थे। चारों ने ही रॉयल टाइप से ड्रेसअप हुए थे, मतलब चारों ने ही रॉयल क्लॉथ्स पहने हुए थे। किंग बोलते ये हैं आपके प्रिंस, और वो स्माइल कर रहे थे। और जो लूसी थी उसकी मदर थी और ग्रैंड मदर, सभी हैरानी से देख रहे थे और किंग स्माइल कर रहे थे। फिर किंग सबकी तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं जानता हूँ आप सभी कंफ्यूज होंगे कि ये कौन है और आपके प्रिंस कौन से हैं। तो फिर किंग बोलते हैं विंग की तरफ इशारा करते हुए कि ये हैं आपके प्रिंस विंग, जो कि कुछ दिन पहले ही गुम हो गए थे। और ये जो दूसरे हैं वो वूशियान की तरफ इशारा करके कहते हैं ये दूसरे आपके फर्स्ट ओमेगा प्रिंस हैं, जिनकी डेथ बचपन में हो गई थी। ऐसा हमें पता चला था, हमें लगा था, बट कुछ अच्छे लोगों ने इन्हें बचा लिया था और ये ठीक हैं पूरी तरीके से और आपके सामने हैं। सभी लोग देख रहे थे और ये चारों बैठे हुए थे अपनी सीट पे। किंग भी अपनी सीट पे बैठे हुए थे और बोलते हैं कि मैं अपने वूशियान को वापस पा के अपने पास बहुत खुश हूँ। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वूशियान जब ये सुनता है तो उसकी आइज़ में भी टीयर्स आ जाते हैं। वूशियान इमोशनल हो जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इधर किंग बोलते हैं जिन्होंने भी मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई अपनी जान पे खेल के। आज वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है और मुझे बहुत अफसोस है उनको ना बचा पाने का, उन्हें खो देने का। फिर किंग बोलते हैं मैं जानता हूँ आप सभी कंफ्यूज होंगे कि मिस्टर लैंसन यहाँ क्या कर रहे हैं और उनका बेटा भी आज हमारे साथ है। तो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही मैंने ये सभा बुलवाई है। इधर सभी सोच रहे थे क्या हमारे फर्स्ट प्रिंस भी जिंदा हैं, वूशियान ये यहाँ हैं। और
इधर वांग जी वूशियान को कंसोल कर रहा था क्योंकि वूशियान इमोशनल हो रहा था। वांग जी वूशियान का हाथ पकड़ लेता है और वूशियान वांग जी की तरफ देखता है। इधर जो मिसेस वी थी वो हैरान थी और गुस्से में भी थी। कहती हैं, एक कम था क्या जो दूसरा आ गया। इधर लूसी और वो ग्रैंड ओल्ड लेडी मुंह बनाती हैं। दोनों मुंह बना रहे थे, दोनों को गुस्सा आ रहा था और बस वो लोग शो नहीं कर पा रहे थे। इधर मिस्टर वी खड़े होते हैं अपनी चेयर से और लैंसन और विंग को भी खड़ा कर होने का इशारा करते हैं। दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। फिर वो लैंसन और विंग की तरफ देखते हुए सभी को बोलते हैं, आप सभी मिस्टर लैंसन को तो जानते ही होंगे। ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और बिजनेस वर्ल्ड में इन्हीं का रूल चलता है। तभी सब हाँ में सिर करते हैं। तो मिस्टर वी कहते हैं, ये आपके प्रिंस वी के हस्बैंड है। तो सभी शॉक्ड हो जाते, सबकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है, हैरान होते हैं। तभी वो कहते हैं कि इनकी शादी अब से 1.5 महीने पहले हो चुकी है। और वो बोलते हैं कि और आपको एक और गुड न्यूज़ देनी है, आपके प्रिंस विंग प्रेग्नेंट है। सभी जब ये सुनते हैं तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और मिस्टर वी बोलते हैं, और वो जल्द ही इस राज्य को इसका हायर देने वाले हैं। और सभी तो बस हैरान थे और एक दूसरे का फेस देख रहे थे, आपस में बातें करने लगते हैं। फिर सभी विंग और लैंसन की तरफ देखते हैं और बातें करते हैं कि क्या इतने ओल्ड पर्सन के साथ हमारे प्रिंस ने शादी की है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। सभी बातें कर रहे थे। तभी किंग कहते हैं, बातें करना बंद कीजिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए आप सभी। सभी चुप हो जाते हैं और किंग को सुनने लगते हैं। किंग कहते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बट यही बताने के लिए तो मैं आप सभी के सामने हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को सुनिए। सभी फिर शांति से किंग की बातों को ही सुनने लगते हैं। फिर किंग कहते हैं, और ये आपके फर्स्ट प्रिंस के हस्बैंड हैं, लैन वांग जी। मैं 3 दिन पहले इन्हीं की शादी में गया हुआ था। तभी मुझे पता चला कि मेरा बच्चा ज़िंदा है और वो अब हमारे साथ है। और वहीं पे मुझे आपके प्रिंस विंग भी मिले थे। जब मुझे पता चला कि उनकी शादी लैंसन से हो गई और वो प्रेग्नेंट भी है, ये सब कुछ मुझे वहीं पता चला। किंग ऐसे ही करके सब कुछ बता देते हैं। तभी एक पर्सन उठता है और बो डाउन करके कहता है, किंग, बट हम जानना चाहते हैं कि अब हमारा न्यू किंग कौन बनेगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट प्रिंस भी मिल चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि हमारे न्यू किंग कौन होंगे। तभी मिस्टर वी स्माइल करते हुए कहते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा बहुत जल्द ही, वही बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। फिर वो पर्सन बो डाउन करके बैठ जाता है। फिर किंग लैंसन और विंग के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने डिसीज़न ले लिया है, हमारा नेक्स्ट किंग कौन होगा। हमारा नेक्स्ट किंग हमारा प्रिंस विंग और उनके हस्बैंड लैन वांगजी होंगे। तभी सब देखने लगते हैं। तो उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि पर पर किंग, हमारे फर्स्ट प्रिंस मिल चुके हैं, तो आप उन्हें ना बना के हमारे सेकंड प्रिंस और उनके हस्बैंड को क्यों बना रहे हैं। वैसे भी वो बच्चे हैं और उनके हस्बैंड की एज ज़्यादा है, ये शायद ठीक नहीं होगा हमारे किंगडम के लिए। फिर किंग कहते हैं, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डिसीज़न है। वैसे भी आपके फर्स्ट प्रिंस ने मना कर दिया है किंग बनने से, और आपके किंग पहले भी आपके प्रिंस विंग ही बन रहे थे और अब भी वही बनेंगे। तो सभी सुन रहे थे। किंग कहते हैं, वैसे भी वो और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से ये संभाल लेंगे। उनके हस्बैंड को तो आप जानते ही, वो अपने काम में कितने अच्छे हैं। उनकी एज भी जिस हिसाब से है, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, इस पूरे किंगडम को हैंडल कर पाएंगे। आपको पता है। तभी सब हाँ में सिर करते हैं क्योंकि हाँ, एज एक्सपीरियंस बहुत था लैंसन में और वो कैपेबल भी था इस किंगडम को हैंडल करने के लिए। तो सब अग्री करते हैं। किंग बोलते हैं कि आपके न्यू किंग अब आपके प्रिंस विंग और उनके हस्बैंड ही होंगे। वो दोनों ही किंग होंगे इस किंगडम के। विंग नेक्स्ट किंग है और लैंसन उनके हस्बैंड, तो वो भी किंग हैं। और उनकी एज की रही बात, तो वो इतने कैपेबल हैं। आपको नहीं लगता कि वो अगर बिजनेस वर्ल्ड पे रूल कर सकते हैं तो वो इस किंगडम पे आराम से रूल कर पाएंगे। और वैसे भी वो मेरे किंगडम का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और आप सभी का भी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड पे रूल किया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं। सभी हाँ में सिर करते हैं और अग्री करते हैं इस बात से। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है छोटा सा। जब लैंसन म्यान म्यान से मिलने जेल में गया था, दूसरी तरफ मिस्टर वी, वूशियान और वांगजी के रूम में जाते हैं।
वो डोर को नॉक करते हैं। तभी वांग जी आके डोर ओपन करता है और वो कहता है किंग आप, और वो बो डाउन करता है। तभी वो कहते हैं ये सब मत करो, तुम मेरे बच्चे के हस्बैंड हो, मैं जैसे वो शियान का फादर हूँ तुम्हारा भी हूँ बेटा, तो अब से मुझे फादर कहना, ठीक है। तो वांग जी हाँ में सिर करता है और कहता है आइए अंदर आइए। इधर वो शियान अंदर बैठा हुआ था बेड पे, और जैसे ही वो अपने फादर को देखता है तो वो बो डाउन करता है और कहता है किंग आप, और वो उठने वाला होता है। तभी उसके फादर मना कर देते, कहते बैठे रहो बेटा। तो वो शियान बैठ जाता है और वो देख रहा होता है अपने फादर को। तो उसके फादर कहते हैं किंग नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ बेटा, तुम मुझे बाबा कहो। तो वो शियान देखता है, स्माइल करता है, कहता बाबा। वो भी वूशियान के सर पे पैट करते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे और विंग से, दोनों से, तो क्या मेरे साथ चलोगे। तभी वूशियान कहता है जी। उसके बाद वूशियान अपने बेड से उठता है और वो अपने बाबा के साथ और वांग जी भी साथ में जाता है। वो तीनों ही वो विंग के रूम के लिए निकल जाते हैं और फिर वांग जी जाके डोर को नॉक करता है। विंग कहता है अंदर आ जाओ। तभी वांग जी डोर ओपन करता है और तीनों अंदर आते हैं। फिर वो देखता है कि उसके बाबा हैं। विंग कहता है बाबा आप आ गए। तभी वो कहते हैं आ गया। उसके बाद वो जाते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत शरारती हो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। विंग स्माइल करता है और कहता है बाबा मैं तो ऐसे ही हूँ ना, ऐसे करके स्माइल करता है। तो वो कहता है तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। उसके बाद वो उसके सर पे हाथ फिराते हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है पापा आप मेरे पास आए हो, क्या हुआ। तभी उसके बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है ओ। फिर विंग देखता है वांग जी और वूशियान की तरफ। विंग कहता है तुम दोनों खड़े क्यों, बैठ जाओ। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं, वांग जी और वूशियान। तभी उसके फादर बोलते हैं वूशियान तुम कोरिया के फर्स्ट प्रिंस हो और विंग तुम सेकंड, तो कोरिया का नेक्स्ट किंग कोई ना कोई तो तुम दोनों में से बनेगा। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं सेकंड हूँ, तो वो तो वुशियन फर्स्ट है ना, तो किंग तो वही बनेगा ना बाबा। तो उसके बाबा कहते हैं उसी बारे में मैं तुम दोनों से बात करने आया हूँ बेटा। तभी वुशियन कहता है बाबा मुझे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ। तो विंग और मिस्टर वे देखने लगते हैं। वुशियन कहता हाँ मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ जैसे कि अब तक जीता आया हूँ, मुझे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बाबा। मैं अपने फादर जियांग फेमिया का बिज़नेस हैंडल करना चाहता हूँ और अपनी नॉर्मल लाइफ में ही रहना चाहता हूँ, और वांग जी भी फादर का बिज़नेस हैंडल करेगा, तो मुझे नहीं लगता वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहेगा। तो वांग जी हाँ में सिर करता है। तो उसके फादर देखते हैं और वो कहते हैं बेटा बट। तभी वुशियन कहता है बाबा प्लीज़ आप विंग को ही बना दीजिए नेक्स्ट किंग, मुझे सच में कोई भी दिलचस्पी नहीं है किंग बनने में। तभी मिस्टर वे समझते हैं कि एकदम से किसी को बता दिया जाए कि वो प्रिंस है, उसके बाद उसे किंग बना दिया जाए तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी तक अपनी नॉर्मल लाइफ जीता आया है। तो वो शियान इतनी जल्दी ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा, उसे इस सब में घसीटना ठीक नहीं है। तो वो शियान की बात सुन के विंग तो मुंह बनाता है। वह जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं चलो तुम ही बनोगे, पहले भी तुम ही बन रहे थे किंग, अब भी तुम ही बनोगे। वो विंग मुंह बनाता है, कहता ये सही नहीं है, सारा काम आप मुझसे करा लो, हुशियान बन जाओ ना प्लीज़। तभी हुशियान कहता नहीं। तो विंग मुंह बनाता है और कहता मुझे नहीं बनना, मुझे सारा काम करवाएंगे आप, मैं नहीं संभालूंगा। तभी वांग जी कहता है कि आप क्यों फिक्र करिए मॉम, डैड है ना, आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ डैड संभालेंगे, आप बन जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग सोचता है और कहता कि अरे हाँ तुम्हारे फादर तो मुझे कुछ भी नहीं करने देते, तो मैं तो बच गया। ओके मैं बन जाऊँगा फादर, मैं बन जाऊँगा किंग। तभी मिस्टर वी स्माइल करते हैं और दोनों के सर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, और स्माइल करते हैं और पैट करते हैं दोनों के सिर पे। और फिर यहीं पे हमारे इस फ्लैशबैक का एंड होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जब मिस्टर वे ने अनाउंस किया था कि अब से किंग लैंसन और विंग है, तब सभी लोग बहुत खुश हो जाते क्योंकि सभी लैंसन को जानते थे और उसके काम करने के तरीके को, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लैंसन को एज अ किंग एक्सेप्ट करने में, और विंग को भी। इधर जो मैडम वे थी वो देख रही थी लैंसन को और वांग जी को, और वो लैंसन को देख के सोच रही थी इस पर्सन को मैंने कहीं तो देखा है, आखिर कहाँ, उन्हें याद नहीं आ रहा था। इधर लैंसन बहुत ही गुस्से में मिसेस हुई को देख रहा था और कहता है मन में किस्मत का खेल तो देखो, मेरी औकात के लिए कहा था ना,
कि मेरी क्या औकात है। आज पता चल गया ना मेरी क्या औकात है। आज मैं यहाँ का किंग हूँ और अब मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। किस्मत बदलते देर नहीं लगती है और अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पनिश करूँगा। और एक डेविल स्माइल देता है। फिर मिस्टर वे कहते हैं ये सभा यहीं समाप्त होती है। तभी मिस्टर मो कहते हैं खड़े होते हुए कि किंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आपका मन हो तो मानिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तभी मिस्टर वे बोलते हैं, देखिए आप मेरे बहुत अच्छे सलाहकार हैं, आप मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं, बताइए क्या कहना है। तभी वो बोलते हैं, फिर मिस्टर मो बुरहन करके बोलना शुरू करते हैं कि मैं चाहता था कि हमारे जो प्रिंस मिल गए हैं और उनकी शादी हो गई है और वो अब किंगडम को उसका हायर देने वाले हैं और हमारे सेकंड प्रिंस भी मिल गए हैं और उनकी भी मैरिज हो गई है। बट हम में से किसी ने भी उनकी शादी नहीं देखी है। बस मेरा इतना सुझाव था कि क्या हम लोग उनकी शादी फिर से देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी शादी यहाँ पे फिर से करवाई जाए। तभी मिस्टर वी सुनते हैं, उन्हें ये सलाह बहुत अच्छी लगती है और वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी एडवाइस है, आपकी इस सलाह पे मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ज़रूर ये करना चाहूँगा। मैंने भी अपने बच्चे की शादी नहीं देखी है। ठीक है, तो आपसे 2 दिन बाद दोनों की शादी होगी यहाँ पे। मिस्टर मो कहते हैं उसके बाद मिस्टर लैंसन और विंग की ताजपोशी करवा दी जाएगी। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। उनकी शादी के बाद ये ताजपोशी में और 4 चांद लग जाएंगे। तभी मिस्टर वे कहते हैं हाँ सही कहा आपने, 2 दिन बाद शादी होगी और थर्ड डे लैंसन और विंग की ताजपोशी होगी। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। फिर सभा समाप्त होने के बाद विंग वांग जी लैंसन वूशियन और मिस्टर वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जुन भी वहाँ था, वो बहुत खुश था, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। जुन भी था, वो बहुत खुश था ये बात सुनने के बाद विंग की कि विंग अब प्रिंस है। और इधर लूसी और उसका हस्बैंड आए हुए थे। लूसी का हस्बैंड लूसी को देखता है गुस्से में और कुछ नहीं बोलता है। इधर महारानी कहती हैं लो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर क्या। और वो कहती हैं इन दोनों लड़कों की शादी हो गई। और वो मुंह बनाती हैं और वो और ग्रैंड मदर उनकी निकल जाती है वहाँ से। इधर लूसी वांगचू को देखती है और कहती है क्या इसकी शादी फर्स्ट प्रिंस से हो गई है। और वो भी वहाँ से निकल जाती। सभी लोग हॉल खाली कर देते हैं और फिर किंग के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुन भी पीछे पीछे जाता है और जुन विंग को बुलाता है, कहता वीगा। तभी विंग पलटता है पीछे और देखता है जुन की तरफ और स्माइल करता है। तभी जुन आता है और कहता है वीगा और उसके बाद उसे हक कर लेता है। कहता है आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कितना मिस किया, आप मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं। तभी विंग कहता है जुन तुमने मुझे मिस किया। उसके बाद जुन कहता है मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ और हक ब्रेक करता है और उसके बाद क्रॉस में हैंड करके खड़ा हो जाता है गुस्से में मुंह बनाते हुए। तो विंग कहता है तुम मुझसे गुस्सा कैसे हो सकते हो, तुम तो मेरे छोटे से लिटिल ब्रदर हो ना। तो जुन कहता हाँ पर आप मुझे बिना बताए चले गए थे, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आपसे आप मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। तभी विंग कहता अच्छा ठीक है पापा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, वैसे भी अब मैं कहीं भी जाने वाला भी नहीं हूँ। तभी जुन खुश हो जाता है और विंग को हक कर लेता है टाइटली और विंग स्माइल करता है। फिर वो अलग होता है। फिर जुन कहता है कि गगा आपने शादी कर ली और ये भी बात मुझे नहीं बताई। तभी विंग कहता है मैं सब बताऊंगा सब आराम से। वो लैंसन की तरफ देखता है, कहता है बात बहुत लंबी है इसलिए आराम से बताऊंगा तुमको, ओके। तभी जुन कहता है फिर जुन विंग के कानों के पास आते हुए कहता है, ईयर्स के पास आते हुए कि गगा आपके अल्फ़ा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी विंग देखता है उसकी तरफ और स्माइल करता है, कहता सच में। तभी जुन कहता विंग से जुन कहता है मुझे भी ऐसे ही अल्फ़ा चाहिए गगा अपने लिए। तभी विंग कहता ओह तुम्हें भी ऐसे ही चाहिए। तभी जुन कहता वो दोनों ऐसे ही खुसुर फुसुर लगे हुए थे। तभी मिस्टर वी कहते हैं जुन तुम यहाँ। तभी जुन कहता हाँ हाँ फादर मैं यहाँ, आपसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, आपने भी मुझे नहीं बताया कि आप काका को लेने जा रहे हैं। तभी मिस्टर वी आते हैं और जुन के सर पे पैट करते हुए बोलते हैं मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं विंग को लेने जा रहा हूँ, मुझे तो मिस्टर लैन ने काम से बुलाया था जुन। तभी जुन कहता ओह अच्छा। फिर मिस्टर वी कहते हैं अब तो तुम्हारे पास दो दो काका हैं। तभी जुन देखता है, कहता अरे हाँ मेरे पास तो दो दो काका है, दोनों की शादी हो गई है और मेरे दोनों काका सेम और उनके हस्बैंड भी सेम। मेरे दोनों काका इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और उनके अल्फ़ा कितने हैंडसम है, बाबा मुझे भी ऐसे ही हैंडसम अल्फ़ा चाहिए। तभी मिस्टर वी कहते हैं जुन अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर तुम्हें भी मिल जाएगा तुम्हारा हैंडसम अल्फ़ा।
तभी जुन कहता है हाँ पापा मुझे भी चाहिए। तभी विंग के दिमाग में एक ख्याल आता और कहता है हमारे पास है तो एक हैंडसम अल्फा। जुन कहता है सच्ची वीगा ऐसा है क्या? तभी विंग कहता हाँ हाँ और क्या, हमारे पास भी एक हैंडसम सा अल्फा है ना, है ना वांग जी? तभी वांग जी कहता हाँ कौन? तभी विंग कहता है अरे जिंगई। तभी वांग जी कहता अरे हाँ मेरे काका बहुत हैंडसम है। तभी जून कहता है सच में वो हैंडसम है? तभी वांग जी कहता और फिर वो जुन की तरफ देखता है जो कि बहुत क्यूट था। फिर जुन कहता है ठीक है गगा आप उनको बुला दो ना, फिर मैं भी उनसे शादी करूँगा। तो सभी ये बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं जुन की ऐसी क्यूट सी बातों पे। तभी विंग कहता है अरे पहले बड़े तो हो जाओ, तुम इतने छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी ओके। तो जुन हाँ में सिर करता कहता हाँ पहले तो बड़ा होना पड़ेगा मुझको। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और फिर सब लोग अंदर जाने लगते हैं धीरे धीरे बातें करते हुए अपना। फिर सभी अंदर आ जाते हैं और किंग लैंसन और वांग जी से कहते हैं मैंने दोबारा आपकी शादी करने का डिसाइड किया है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तभी विंग बीच में बोलता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वैसे भी पेपर पे हुई थी, फिर से होगी शादी, अच्छे से होगी, मैं बहुत खुश हूँ। तभी लैंसन विंग की तरफ देखता है कि स्माइल देता है छोटी सी और कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी कहता है और मैं वूशियान के साथ चाहे कितनी ही बार शादी कर लूँ मेरे लिए तो कमी है, मैं बहुत बार शादी कर सकता हूँ वूशियान के साथ। और विंग करता है वूशियान को देख के, वूशियान ब्लश करने लगता है। तभी मिस्टर वी कहते हैं चलो ये तो फिर अच्छा है, तो मिस्टर लैन आप फिर अपनी फैमिली को बुला लीजिए यहाँ पे क्योंकि 2 दिन बाद शादी है। तभी लैंसन कहता है जी मैं सभी को बुलवा लूँगा। तभी जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं तो ठीक है फिर हम सभी लंच पे मिलेंगे। और वो उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ वर्क था। इधर जून आता है और वो शान विंग का हाथ पकड़ता है कहता गगा चलिए मुझे आपसे बात करनी है बहुत सारी। तभी विंग और वो शान देखते हैं और वो हाथ पकड़ के उठा लेता है, कहता जल्दी चलिए हम वी गा के रूम में चलेंगे, मुझे आपसे सब कुछ जानना है, आप दोनों कैसे मिले और शादी कैसे हुई आपकी, मुझे सब जानना है, आप सब बताएंगे ना? तभी वो शान विंग हाँ में सिर करते हैं और लैंसन वांग जी देख रहे थे। फिर जुन ले जाता है उसे विंग के रूम में और तीनों बैठ जाते हैं, बाकी सब वहीं रहते हैं। तो फिर ये लोग बातें करने लगते हैं, जुन सब पूछने लगता है और विंग वूशियान सब कुछ बताते हैं और जुन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था विंग और वूशियान की बातें सुन के और कहता सच में ऐसा हुआ? तभी वो लोग कहते हैं ऐसा ही हुआ। और वूशियान को जुन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है क्योंकि वो थोड़ा चाइल्डिश टाइप था तो उसे बहुत ही पसंद आता उसका बिहेवियर। और ऐसे ही ये तीनों बातें कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ वांग जी और लैंसन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी कहता है फादर मुझे हॉयसेंग गगा से मिलना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तभी लैंसन कहता है बिल्कुल जा सकते हो तुम, बट ऐसे नहीं जाओगे, गार्ड्स लेके जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी सेफ़ नहीं है वांग जी। तभी वांग जी कहता है जी डैड। उसके बाद वांग जी चला जाता अपने गार्ड्स के साथ सीधे हॉयसेंग से मिलने। वो हॉयसेंग के हॉस्टल में पहुँचता है और हॉयसेंग जब वांग जी को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है वांग जी से मिलके। फिर हॉयसेंग कहता है वांग जी से कि तुम तो आज रॉयल कॉस्ट्यूम में हो, ऐसा क्यों, तुम तो प्रिंस की तरीके लग रहे हो। तभी वांग जी कहता है अब प्रिंस से शादी हुई है तो प्रिंस ही रहूँगा ना, अब तो मैं भी प्रिंस बन गया हूँ। तभी वो हैरानी से देखता है, कहता है मतलब? फिर वांग जी सब कुछ बता देता है जो कुछ भी हुआ। तभी हॉयसेंग कहता है मैंने तो तुम्हें विंग का ध्यान रखने भेजा था और तुम तो 4 कदम आगे निकले, उसकी शादी करा दी, अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, वाह वांग जी। वांग जी कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है वैसे भी वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया वहाँ डैड के और विंग के बीच में। तभी हॉयसेंग कहता है वैसे भी तुम्हारे डैड इतने खड़ूस हैं, क्या विंग हैंडल कर पा रहा है सब कुछ? तभी वांग जी कहता है सब कुछ हैंडल हो रहा है, विंग बहुत प्यार करता है डैड से और डैड भी, और दोनों ही एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, डैड अच्छे से विंग को रखते हैं। तभी हॉयसेंग कहता है फिर तो ठीक है। फिर वांग जी कहता है देखो 2 दिन में मेरी शादी है, मैं आपको बताने आया था कि आपको आना है शादी में। हॉयसेंग कहता है हाँ मैं आऊँगा ज़रूर तुम्हारी शादी में, पर ये तो बताओ तुम लोग की तो शादी हो गई है ना? तभी वांग जी कहता हाँ बट जो किंग है वो चाहते हैं कि हमारी फिर से शादी हो क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कि हमारी शादी हो चुकी है। हॉयसेंग कहता हाँ ये भी सही है, यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि प्रिंस की शादी हो गई है। तभी वांग जी कहता तो आपको आना है। तभी हॉयसेंग कहता बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। और ऐसे ये लोग बातें करते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके लैंसन का दिखाते हैं जो कि सिचैन को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। और लैंसन बोलता है गगा 2 दिन में शादी है तो टाइम से आ जाइएगा और सभी को लेके आइएगा, शिंगचैन और शोयंग को भी ले आइएगा क्योंकि उनके दोस्तों की शादी है बेस्ट फ्रेंड की। तभी शिचैन कहता है बिल्कुल मैं ले आऊँगा, डोंट वरी लैंसन।
तो फिर लैंसन कहता है ठीक है, तो फिर मैं कॉल को रखता हूँ। फिर वो लोग ऐसे ही कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें रानी महल का सीन दिखाया जाता है। जो क्वीन थी वो सारे सामान अपने तोड़ फोड़ कर रही थी रूम में। तभी लूसी कहती है मम्मा ये मत करिए प्लीज़, क्या हुआ है, शांत हो जाइए। तभी वो गुस्से में लूसी की तरफ देखते हुए कहती हैं चुप करो पागल लड़की, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तभी लूसी देखने लगती अपनी मम्मा को। वो कहती हैं तुमसे कहा था कि तुम शादी कर लेना सेकंड, बट नहीं, तुम्हें तो सेकंड वाइफ बनना ही नहीं था, तुम्हें तो पहले करना था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी लूसी कहती है हर बार मैं ही सेकंड आती हूँ, हर बार गगा को फर्स्ट रखा जाता है, मैं नहीं चाहती थी इस बार भी मैं सेकंड आऊँ, और वैसे भी मैं मरवा देती उन्हें, हर बार मैं उनके पीछे नहीं रह सकती, मैं उन्हें मरवा देती। तो महारानी कहती है तुम मरवाया क्यों नहीं बेवकूफ़। तभी लूसी कहती है मरवा देती अगर वो बिना बताए मुझे ऐसे भागते नहीं, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, बताइए कैसे मरवाती मैं उन्हें। तभी वो देखती हैं घूर के लूसी की तरफ, और लूसी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसे बिना बताए मुझे क्यों चले गए जबकि मैंने कहा था उनसे। महारानी कहती हैं क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला गया। तभी लूसी कहती है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इतना दिमाग चला कैसे उनका, आखिर बच के कैसे भाग गया। तो महारानी कहती हैं तुम्हारी वजह से वो बच के भाग गया, अगर तुम अपना फालतू का दिमाग न लगाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज वो मर चुका होता और सब कुछ मेरा और तुम्हारा होता। फिर महारानी कहती हैं मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, बट तुम शायद इसके लायक ही नहीं थी कभी। और वो गुस्से में देखती हैं लूसी को। तभी लूसी कहती है मेरी क्या गलती, डैड ने ना कभी आपसे प्यार किया ना कभी मुझसे, हमेशा उस बिच विंग की मॉम से ही प्यार किया है, और उस विंग से। फिर महारानी लूसी से कहती है चुप करो, वैसे भी मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें कोरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर वी की मदर मिस्टर वी से कह रही थी कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इससे हो। तभी मिस्टर वी कहते हैं मैं इनसे शादी नहीं कर सकता हूँ मॉम, मुझे मुझे इनसे प्यार नहीं है, मुझे किसी और से प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगा। तभी वो गुस्से में देखती कहती नहीं तुम्हारी शादी इसी से होगी। तभी वो कहते नहीं मैं जिससे प्यार करता हूँ शादी तो उसी से होगी, और वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वी चांग से के जाने के बाद उनकी मदर कहती हैं कि तुम्हारी शादी तो इसी लड़की से होगी, मैंने जिसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, और देखती हूँ कैसे तुम शादी नहीं करते हो। दूसरी तरफ हम मशीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सैरन के घर का जहाँ पे मिस्टर वी गए थे। वो चाहते हैं चांग से, सैरन बोलती हैं आप यहाँ अभी इस टाइम। तभी वो कहते हैं उन्हें हक करते हुए मेरी मॉम मेरी शादी किसी और से कराना चाहती हैं और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पीछे पड़ी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी बस तुम्ही से करूँगा। तभी वो कहती हैं आपने बात की थी। तभी वो कहते हैं हाँ मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट वो कह रही हैं कि वो मेरी शादी उसी लड़की से कराएंगी, जबकि मैं करना नहीं चाहता हूँ और मैं करूँगा भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वो देखती हैं और थोड़ा सैड होती हैं। तभी वे कांगसे का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्यों सैड हो, मैंने कहा ना मैं तुमसे ही शादी करूँगा, किसी के कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तभी वो कहती हैं मैं चाहती थी कि वो भी राज़ी हो, और वो रोने लगती हैं। तभी वो उनके टीयर्स को वाइप करते हैं और उन्हें हक करते हैं, उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तभी वो स्माइल करती है, कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके इस स्टेटस से नहीं, मैंने आपसे प्यार किया है और मैं करना चाहती हूँ। तभी वो स्माइल करते कहते हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी हमारी शादी हो गई एक बार, तो कल को वो मान ही जाएंगे, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। फिर मिस्टर वी कहते हैं तो क्या रेडी हो मुझसे शादी के लिए। तभी वो स्माइल करती है, कहती रोते हुए वो हंसने लगती हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और मिस्टर वी शादी के बाद अपनी फैमिली से कहीं अलग जाके रहने लगते, मतलब वो कहीं अलग रह रहे थे अपनी वाइफ के साथ। दूसरी तरफ महल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे किंग और क्वीन अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से वो आए नहीं थे, उन्होंने सैनिकों को लगा के रखा था उन्हें ढूंढने के लिए, और सैनिकों को मिल भी गए कुछ दिनों बाद मिस्टर वी। तभी वो कहते हैं कि आपको चलना होगा, किंग आपको बुला रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, उनसे कह दो मैं आ जाऊँगा। फिर सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और किंग को जाके बता देते हैं। इधर मिस्टर वी अपनी वाइफ के साथ महल पहुँचते हैं अपने फादर से मिलने, वो जाते हैं, बो डाउन करते हैं। तभी वो बोलते हैं किंग कि तुम कहाँ थे वी, मैं कितना परेशान था, तुम कहाँ चले गए थे आखिर। तभी मिस्टर वी बोलते हैं कि फादर मैंने शादी कर ली है और ये है मेरी वाइफ, और मैं अपनी वाइफ के साथ ही रह रहा था अलग।
तभी वो कहते हैं ये तो कहीं की प्रिंसेस भी नहीं है, तुमने एक साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी कर ली। तभी वो कहते हैं वैसे भी हम दोनों को कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ये महल, ये राजपाट कुछ भी नहीं। फादर, मैं बस अपनी वाइफ के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। किंग बोलते हैं तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मदर ने तुम्हारी इंगेजमेंट किसी और प्रिंसेस के साथ फिक्स कर दी है, तब भी तुमने किसी और से शादी कर ली। तो मिस्टर वी बोलते हैं मैं जानता हूँ, बट मुझे उनसे शादी नहीं करनी थी। मैं कांगसे से प्यार करता हूँ और उसी से शादी कर चुका हूँ। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी। डैड, मैं बस कांगसे के साथ रहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी कोई गुस्सा करते हुए बोलती है वी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस साधारण सी लड़की से शादी कर ली और तुम्हें अब ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब छोड़ रहे हो, वो भी इस लड़की के लिए। तो मिस्टर वी बोलते हैं बिल्कुल माँ, क्योंकि आप जिससे मेरी शादी करा रही हैं मैं उसे जानता तक नहीं हूँ और मैं उसे ना प्यार करता हूँ, मैं क्यों कर लूँ उससे शादी। वैसे भी मैं जिससे प्यार करता हूँ वो कांगसे है, वो लड़की नहीं, और मैं कांगसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी क्वीन कहती है क्या ये राजपाट भी छोड़ सकते हो। तो मिस्टर वी बोलते हैं बिल्कुल, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ कांगसे के लिए। तभी वो बोलते हैं कि डैड, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मैं बस जाना चाहता हूँ कांगसे के साथ, अलग रहना चाहता हूँ बस अपनी वाइफ के साथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी उनको जाते हुए रोक देते हैं किंग और कहते हैं बेटा रुक जाओ, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर ये लड़की पसंद है और तुम इसके साथ खुश हो, शादी करके रहना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम शादी कर ही चुके हो, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ कहीं भी। वैसे भी मुझे कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुश तो मैं खुश। तभी मिस्टर वी बोलते हैं डैड, अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग से इस राजपाट के लिए, इस स्टेटस के लिए मेरे साथ है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो किंग बोलते हैं हो सकता है, मुझे अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुक जाओ, कहीं ना जाओ, वैसे भी तुम मेरे इकलौते बेटे हो, आगे चल के तुमको ये सब कुछ संभालना है। वी, तभी क्वीन बोलती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप इसे इसे किए की सज़ा देनी चाहिए तो आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसने इस गरीब लड़की से शादी कर ली है, आपको रोकना चाहिए तो आप कह रहे हैं तुम यहीं रहो। तभी वो घूर के अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम चुप करो, तुम्हें जो लड़की पसंद है उससे नहीं करना चाहता हुई शादी, तो क्या करोगी, ज़बरदस्ती कराओगी। वैसे भी अब वो बच्चा नहीं रहा कि तुम ज़बरदस्ती कुछ भी करा लो उससे, और उसने शादी भी कर ली है और वो लड़की उसकी वाइफ है अब, तो दोनों यहीं रहेंगे, तुम इस मैटर में ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। तभी क्वीन को गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। तभी क्वीन गुस्से में होती है और कहती हैं मैं उस लड़की के साथ तुम्हें नहीं रहने दूंगी, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इस किंगडम के लिए वही बेस्ट है। मैं नहीं चाहती कि ये गरीब सी लड़की इस किंगडम की क्वीन बने, इस लड़की को मैं यहाँ से निकाल के ही मानूंगी, ये यहाँ नहीं रह सकती। मेरे बेटे की शादी बस मेरी पसंद की लड़की से ही होगी, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मेरे बेटे से शादी की, और वो गुस्से में होती है। यहाँ पे कुछ दिन स्किप होते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, और मिस्टर वी और उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश थे कांग से और वी चांग से। इधर कांग से और वी को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय उनकी मदर के छोड़ के, मतलब कोई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने उसी लड़की को कुछ दिन बाद अपने महल में बुलाया था जिससे उनकी शादी फिक्स की थी, उन्होंने उस प्रिंसेस को बुलाया था। वो आती है, उसे पता चलता है कि मिस्टर वी की शादी हो गई है, तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो पसंद करती थी उन्हें। उसे बहुत गुस्सा आती है, वो महारानी से बोलती है आपने तो कहा था कि आप अपने बेटे की शादी मुझसे कराएंगी, बट उनकी शादी तो किसी और से हो गई, मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ आपको पता है ना। तो अभी क्वीन कहती है मुझे पता है, और तुम्हारी शादी ही उससे होगी, डोंट वरी, मैं करा के रहूँगी तुम्हारी शादी अपने बेटे से। फिर वो प्रिंसेस कहती है पर कैसे महारानी, कैसे करवाएंगे आप, उनकी तो शादी हो चुकी है ना। तभी कहती है मैं उस लड़की को कभी भी इस महल की क्वीन नहीं बनने दूंगी, वैसे भी वो लड़की यहाँ की क्वीन बनने के लायक नहीं है, वो मेरे किंगडम के लायक नहीं है, तुम ही हो मेरे बेटे की वाइफ बनने के लायक और इस किंगडम की क्वीन बनने के लायक, तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा के रहूँगी। तो ये बात जब प्रिंसेस सुनती है तो वो खुश हो जाती है, स्माइल करती है। फिर महारानी और वो प्रिंसेस मिल के प्लान बनाती हैं कि इन्हें कैसे अलग किया जाए। उन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, मतलब कि कोशिश की उन्हें अलग करने की,
जैसे कि प्लान बनाना, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। पर वी चांग से और कांग से एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना ट्रस्ट करते थे कि उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। और वो लोग बस फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि इन पे असर क्यों नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्टर वी को और कांगसे को क्वीन और किंग घोषित कर दिया जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उन दोनों के ना चाहते हुए भी कांग से क्वीन बन चुकी थी और अब वो प्रेग्नेंट भी थी। ऐसे करके कुछ दिन और बीतते हैं। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की उनके बेबी को हार्म करने की, उनका मिसकैरेज कराने की, बट वो लोग नहीं करा पाए क्योंकि मिस्टर वी बहुत ही ज़्यादा कांगसे का ध्यान रखते थे। उन्हें पता था राजा महाराजाओं के हायर्स को बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है हर चीज़ से, तभी वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे सेफ्टी का कि कांगसे को और उनके बेबी को कुछ भी ना हो पाए। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि कैसे वो उनके बच्चे को मार सके। मिस्टर वी ने अपने लॉयल गार्ड्स और लॉयल सर्वेंट रखे हुए थे कांगसे के लिए। और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। कांगसे की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मिस्टर वी से डॉक्टर बात करते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर चाहें तो हम उन डॉक्टर को बुला लें। तो मिस्टर वी कहते हैं बिल्कुल आप उन्हें बुला लीजिए। तभी बताया जाता, सजेस्ट किया जाता है कि लैनी बहुत ही अच्छी डॉक्टर है चाइना की। तो वो कहते हैं आप उन्हें बुला लीजिए, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ और मेरी बेबी को कुछ भी ना हो, तो आप जल्द से जल्द उन्हें बुला लीजिए और वही करेंगी मेरी वाइफ की डिलीवरी। तभी डॉक्टर अग्री करते हैं क्योंकि लैन ई स्पेशलिस्ट थी इस चीज़ की। तभी डॉक्टर बात करते हैं लैनी से और लैनी भी हाँ कर देती है इस डिलीवरी के लिए और वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। यहाँ से फिर कुछ टाइम स्किप होता है और कांग से के डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा था। और जो क्वीन थी और वो प्रिंसेस, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की थी नाकामयाब, जो कि कामयाब नहीं हो पाई उन्हें अलग करने की, बेबी को हार्म करने की, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर उस प्रिंसेस ने एक प्लान बनाया। उसने ये डिसाइड किया कि जो मिसेस वी थी उनके बच्चों को वो मार देगी और उस गम से पक्का ही मिसेस वी मर जाएंगी क्योंकि बेबीज़ खोने का गम बहुत बड़ा गम होता है जिससे वो टूट जाएगी और खुद ब खुद मर जाएगी। और अगर नहीं मरी तो हम मार देंगे। ऐसा करके वो प्लान बनाती है और उस प्लान में वो क्वीन को भी शामिल करती है और क्वीन पूरी मदद करती है कि ठीक है तुमने जो भी डिसाइड किया है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करके कुछ दिन और निकल जाते हैं और वो लोग चुप हो जाते हैं। वो बस उनकी डिलीवरी के आने का वेट करते हैं कि उनकी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद उनके बच्चे को मार दिया जाएगा। और प्लान के अकॉर्डिंगली जब उनकी डिलीवरी का डे आता है तो जो प्रिंसेस थी वो कुछ लोगों को हायर करती है। उन लोग को नहीं पता था कि ट्विंस हैं। उन्होंने कहा था, उस प्रिंसेस ने कहा था उन लोगों से कि जो भी बेबी हो उस क्वीन के पास उसे लेना और मार देना। और वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग जाते हैं और वो शियान को लेके मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद का तो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब महारानी को होश आया तो उन्हें पता चला कि अब उनका बेटा नहीं रहा। जब उन्हें पता चला तो वो इस सदमे को संभाल नहीं पाई। उनकी हालत पहले से बहुत ख़राब थी, वो वीक थी। और ये जानने के बाद तो उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। किंग का पूरा ध्यान उनकी क्वीन पे था और किसी चीज़ पे नहीं। इधर क्वीन इतना ज़्यादा रोती हैं, उन्होंने सब कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया और बिल्कुल अपनी कंडीशन का ध्यान नहीं रखा। उन्हें अपने बच्चे के जाने का इतना ज़्यादा गम था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बस वो हर टाइम रो रही थी। इधर लैंसन भी जब गया था अपनी मदर की बॉडी लेने, तब उसकी मुलाकात उस प्रिंसेस से हुई थी और प्रीवियस क्वीन से। और वो वहाँ से फिर चला आया था वापस से अपनी मदर की बॉडी लेके चाइना। और इधर जो महारानी थी उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके हस्बैंड यानी कि किंग ने संभालने की कोशिश की बहुत ज़्यादा उन्हें कि मत करो ऐसा अपने साथ, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हो, अपने बच्चे का तो सोचो जो तुम्हारे पास है अभी। बट महारानी को गम हो गया था बहुत ही ज़्यादा कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं संभाल पा रही थी वो खुद को, चाह के भी नहीं संभाल पा रही थी। और ऐसे ही करते करते बस 20 दिन में ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद वही चांग से तो बिल्कुल ही सदमे में चले गए। वो खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं। उन्होंने बिल्कुल किंगडम के सारे काम छोड़ दिए थे। वो इस गम में थे कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उनसे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और वो बस हर टाइम सैड रहते थे, अपसेट रहते थे। इधर प्रीवियस किंग और क्वीन अभी के लिए किंगडम को संभाल लेते। काफ़ी दिन हो गए थे
और वही चांग से खुद को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तभी उनके फादर उनके पास जाते हैं, प्यार से उन्हें समझाते हैं कि देखो, अपना ध्यान रखो और अपने किंगडम को संभालो। कब तक ऐसे ही तुम परेशान रहोगे? तुम्हारा बच्चा भी है। अपनी वाइफ के जाने के बाद उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम्हें अब अपने बच्चे को संभालना होगा और अपने किंगडम को भी। तभी वही चांग से खुद को संभालते हैं, अपने फादर की बात मानते हैं और वापस से अपने किंगडम को संभालते हैं और अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं, वी पे। और वो भी सोचते हैं कि हाँ, वही को संभालना होगा उन्हें। और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी टेक केयर करते हैं, बट वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे वही को और अपने किंगडम को, दोनों को साथ साथ। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे, ना विंग को संभाल पा रहे थे, ना किंगडम को, और ना ही खुद को, क्योंकि वो भी तो अभी खुद उभरे नहीं थे उस सब से। तभी उनकी मदर आती है उनके पास और कहती हैं तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। वो विंग का बहाना देते हुए कहती हैं विंग को मदर की ज़रूरत है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बट वो अपनी मदर को मना कर देते, कहते नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। उसके बाद वो चले जाते हैं तो उनकी मदर को समझ में आ जाता है ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो किंग से बात करती हैं और कहती हैं आप संभालिए और समझाइए उसे। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर वो अपने बेटे के पास जाते हैं, किंग, प्रीवियस किंग, और कहते हैं वही। तभी वही देखता है अपने फादर की तरफ और कहता है जी फादर बोलिए। वो बो डाउन करता है। तब उसके फादर कहते हैं बेटा, तुम्हें बहुत कुछ संभालना है आगे, और विंग छोटा है, उसे मदर की ज़रूरत है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अगर तुम उसकी सेफ्टी चाहते हो। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनके फादर ने बहुत अच्छे से उन्हें समझाया, फिर उन्हें भी समझ में आया कि हाँ, नहीं संभाल पा रहे हैं वो, तो विंग की जान को तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक बच्चा जा चुका है, उनकी वाइफ जा चुकी है, अब एक ही बचा है, तो वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो फिर डिसाइड करते हैं और हाँ में सिर करते, कहते ठीक है आप जैसा चाहें। फिर उसी प्रिंसेस से वही चांग से की शादी करवा दी जाती है। फिर जो महारानी थी और प्रिंसेस, वो बहुत खुश होती है कि उनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल रहा, और जो वही चांग से थे उन्होंने शादी कर ही ली आखिरकार उस प्रिंसेस से। फिर वो काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करती है वी चांग से के, बट वो बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं और वो दूर दूर रहते हैं और उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। इधर उसे बहुत गुस्सा आती है जानने के बाद कि वो उसे भाव नहीं दे रहे हैं। इधर उसे विंग पे भी बहुत गुस्सा आती थी, पर संभालना पड़ता था। और वो खुश थी इस बात से, वो और प्रीवियस महारानी, कि चलो बढ़िया है, विंग एक ओमेगा है तो ये क्या ही कर लेगा आगे चल के। फिर उन पे दबाव आने लगता है वी चांगसे पे कि हमें हायर चाहिए इस किंगडम का, तुम्हारे बाद कौन संभालेगा। तो उन्हें मजबूरन उस प्रिंसेस के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, और फिर उनके दो बेबी होते हैं जो दोनों के दोनों ओमेगा थे। तब प्रीवियस महारानी को बहुत गुस्सा आती है उस प्रिंसेस पे, और वो कहती हैं तुम एक अल्फ़ा हायर नहीं दे सकती हो इस किंगडम को। तब वो कहती है मैं ट्राई करूँगी फिर से महारानी, और वो फिर देखती है और डेविल स्माइल देती है। तभी महारानी फिर से कहती हैं वी चांगसे से कि तुम एक बार फिर ट्राई करो। तभी वो मना कर देते हैं, कहते कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी इस किंगडम का किंग बनेगा वो मेरा विंग होगा, मैं उसे इतना काबिल बनाऊंगा कि वो एक ओमेगा होने के बावजूद इस किंगडम पे रूल करेगा। जब ये चीज़ प्रिंसेस सुनती है, यानी कि इस समय की महारानी, करंट महारानी, तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और सोचती है क्या इसे मिल जाएगा सब कुछ, मतलब फिर से प्लान फेल, सारा करे कराए पे पानी फिर जाएगा। फिर वो देखती है विचांगसे की तरफ और वो फिर चुप रहती है उस समय। फिर जो प्रीवियस महारानी थी वो तो मुंह बनाती हैं, उन्हें तो विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, और विचांगसे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और फिर जो इस समय की रीसेंट महारानी होती है वो प्लान बनाती है कि इसे मैं बनने ही नहीं दूंगी इस किंगडम का किंग, और वो विंग को कुछ ऐसी मेडिसिन देना स्टार्ट कर देती है जिससे विंग का जो माइंड था वो बिल्कुल भी सही ना रहे, मतलब नॉर्मल पर्सन के तरीके ना रहे, उसे जैसे कि पागल करने वाली मेडिसिन देना स्टार्ट कर देती है। विंग बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उन्हें डर था कि कहीं इसके इस दिमाग की वजह से इसे आराम से वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपने किंग के लिए, और वो चाहती थी कि ये पागल हो जाए, ऐसी हरकतें करे चाइल्डिश टाइप की। तो खुद ही वहाँ के सारे मंत्री और सभी लोग मना कर देंगे कि हमें ऐसा केयरलेस किंग नहीं चाहिए। और वो अपनी बेटी को अच्छे से प्रिपेयर करती है, हर चीज़ सिखाती है कि उसे अच्छा बनना है सभी के सामने, और विंग को वो लोग ऐसे मेडिसिन दे के पागल बना के उसे सबके सामने नीचा दिखाएंगे कि वो इस पद के लायक ही नहीं है। और वो अपने प्लान में कामयाब भी होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके विंग पे उस मेडिसिन का असर होने लगता है और उसका माइंड वीक होने लगता है।
और वो बच्चों की तरीके बिहेव करने लगता है। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उससे बड़ा होना चाहिए था, बट वो और ज़्यादा बच्चों जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। जब किंग ये देखते हैं तो वो वरिड हो जाते हैं विंग को देख के। और विंग उस मेडिसिन के कारण उसकी बॉडी पे भी उसका असर हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था। तो वो फिर एक दिन वैद्य को बुलाते हैं और उसे चेक कराते हैं और कहते हैं पता करिए विंग की तबीयत क्यों इतनी ख़राब रहती है। तभी वैद्य चेक करता है और कहता है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक है पूरी तरीके से। वैद्य भी मिला हुआ था कोइन के साथ, उसे पैसे दिए थे उसने और कहा था कि अपना मुंह बंद रखना और बोलना कि सब ठीक है। तो वैद्य भी यही बोलता है और किंग को सुन के अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका बच्चा ठीक नहीं है। वो फिर कुछ नहीं बोलते और कहते ठीक है, फिर वो वैद्य चला जाता है। किंग मन में सोचते हैं कि मुझे किसी और डॉक्टर को दिखाना होगा विंग को, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अदर डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर वो विंग को लेकर बाहर जाते हैं और दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर चेक करता है अच्छे से। डॉक्टर बोलता है इन्हें मेडिसिन दी जा रही है और उस मेडिसिन का असर ऐसा हुआ है कि इनकी माइंड की जो ग्रोथ थी वो रुक चुकी है, और अगर लगातार इनको ऐसे ही मेडिसिन दी जाएगी तो इनकी डेथ भी हो सकती है। जब ये किंग सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो अपने बच्चे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो खो नहीं सकते थे विंग को। वो कहते हैं क्या क्या कर सकते हैं डॉक्टर, मैं क्या करूं। तभी वो कहते हैं मैं एक मेडिसिन लिख के दे रहा हूं, आप इसे दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि दोबारा से वो मेडिसिन ये ना खा पाएँ, वरना इन्हें प्रॉब्लम होगी और ये मर भी सकते हैं। तभी किंग कहते हैं ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। फिर वो अपने विंग को लेते हैं और कार में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कौन कर सकता है ये। फिर वो ध्यान करते हैं कि विंग को खाना तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वाइफ ही खिलाती हैं और कोई भी नहीं, और विंग उन्हीं के हाथ से खाना खाता भी है और किसी के हाथ से नहीं। तो उनका सीधा शक उनकी वाइफ पे ही जाता है और वो फिर इस चीज़ की पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उन्हें बहुत कुछ पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब उनकी ही वाइफ कर रही हैं और इसमें उनकी माँ भी शामिल है। जब ये चीज़ उन्हें पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि क्या उनके अपने ही उन्हीं के बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो शियान को मरवाने की कोशिश की गई थी और वो लेडी मारना नहीं चाहती थी बल्कि बचाना चाहती थी उनके बेटे को, और ये सब उनको पता चलता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं उन लेडी के लिए और अपने बच्चे के लिए, जो कि दोनों ही नहीं बच पाए। वी चांग से ने बहुत अच्छे से ही इंटरनली ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इस चीज़ का किसी को कोई पता नहीं था। फिर किंग अपने महल पहुंचते हैं और वो अब ये डिसाइड करते हैं कि विंग उन्हीं के पास रहेगा। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो मिलने आती है और कहती हैं कि विंग को आप यहाँ क्यों रख रहे हैं, वो तो रानी महल में रहता है ना। तभी वो आराम से देखते हुए बोलते हैं कि नहीं, अब से विंग मेरे साथ रहेगा, मैंने डिसाइड किया कुछ, मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना है। तभी वो थोड़ा सा वरिड हो जाती हैं कि क्या इनको कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। बट वो जो किंग थे वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो वो रिलैक्स होती हैं कि चलो लगता है इन्हें कुछ नहीं पता चला। बट महारानी को कहाँ पता कि किंग को सब कुछ पता है। वो कहती हैं बस इतना ही है। वो कहते हैं हाँ, मुझे इसे कुछ चीज़ें सिखानी है राज्य से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा, जिससे कि ये मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ सीखेगा। बट इधर महारानी को टेंशन हो जाती है कि वो फिर मेडिसिन कैसे देंगी। वो तो सोच रही थी उसे ऐसे मेडिसिन दे दे के मार देंगी, उसके बाद उनकी बेटी बनेगी क्वीन। बट उनका पूरा प्लान तो फेल हो जाएगा, वो मेडिसिन कैसे देंगी विंग को। वो परेशान हो जाती है, फिर वो बो डाउन करके वहाँ से चली जाती हैं। इधर किंग गुस्से में देखते हैं उनके जाने के बाद और वो अपने बच्चे को देखते हैं। उसके बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा टेक केयर के साथ वो रखते हैं। विंग का टाइम टू टाइम खाने का, मेडिसिन का ध्यान रखते हैं। ऐसे करते करते विंग की जो हेल्थ थी उसमें काफ़ी सुधार आता है। विंग धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था, क्योंकि अब विंग के अंदर वो मेडिसिन नहीं जा रही थी और वो ठीक हो रहा था। इधर महारानी परेशान थी कि विंग उनके हाथ ही नहीं लग रहा था कि वो उसे मेडिसिन दे और विंग को कुछ हो, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ उसी बीच लैंज़ैन भी आया था मिस्टर वी से मिलने। जब उसने यहाँ पे अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर लिया था, तब वो लैंज़ैन मिस्टर वी से मिलने आया था और तभी उसने विंग को भी देखा था वहीं पे उसी महल में। तो वो फिर सीधे किंग से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। बट किंग को तो पहले से ही सब कुछ पता था और वो इस बात पे अग्री भी करते हैं। किंग लैंज़ैन से माफ़ी मांगते हैं अपने परिवार की तरफ से कि उनके परिवार की गलती की वजह से उनकी माँ नहीं है। लैंज़ैन समझता है और वो कहता है आप मत मांगिए माफ़ी, ये सब उनका किया है जो कि उन्हें वापस मिलेगा। फिर ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं
और विंग धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और किंग की टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि अब उसकी ताजपोशी का टाइम आ रहा था और विंग की शादी भी होनी ज़रूरी थी क्योंकि विंग बड़ा हो रहा था। वो अपने हिसाब से एक अच्छा सूटेबल विंग के लिए अल्फ़ा ढूंढते हैं जिससे कि उसकी शादी करा सकें और वो एक ऐसा अल्फ़ा प्रिंस ढूंढ भी लेते हैं और उससे विंग की इंगेजमेंट फ़िक्स करा देते हैं। महारानी को जब ये पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है और वो किंग से बात भी करती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी विंग की शादी कराने की। तो अभी किंग कहते हैं उसकी ताजपोशी होने वाली है, अगला किंग बनेगा वो, तो शादी तो कराना ज़रूरी है ना। तो जब ये बात महारानी को पता चलता है वो गुस्सा होती हैं और वो गुस्से में चली जाती हैं, बट उन्हें नहीं दिखाती हैं, बट अंदर से गुस्सा थी। इधर किंग खुश थे कि विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी को दे दें और विंग सेफ रहे, बस वो इतना ही चाहते थे। इधर विंग काफ़ी बार मना करता है कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, बाबा रोक दो ये शादी, बट किंग नहीं मानते हैं और वो बस सब कुछ विंग के लिए ही कर रहे थे, विंग की सेफ्टी के लिए ही। जब इधर ये बात लूसी को पता चलती है कि विंग की इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई, उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो पता करती है कि आखिर कौन है जिससे उसकी इंगेजमेंट फ़िक्स हुई है। फिर वो देखती है और उस प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, तो वो प्रिंस इम्प्रेस भी हो जाता है लूसी से क्योंकि विंग तो चाइल्डिश था, उससे उस प्रिंस को कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं आती थी क्योंकि वो मेच्योर नहीं था और उसे पसंद भी नहीं था बिल्कुल भी विंग का चाइल्डिश नेचर। और लूसी बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बनती थी और मैच्योर भी थी, तो उस प्रिंस को भी लूसी ही पसंद आती है और यही प्लान था। महारानी ये सोचती हैं कि विंग की शादी हो जाएगी, बट वो कुछ कर कहाँ पाएगा, वहाँ जाके भी उसका बुरा ही हाल होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो विंग की शादी फर्स्ट होगी उस प्रिंस से, बाद में जब विंग कुछ भी नहीं संभाल पाएगा तो लूसी की शादी करवा देंगे उस प्रिंस से। ये तो था महारानी का प्लान, बट लूसी का कुछ अलग ही प्लान था क्योंकि उसे बहुत चिढ़ थी सेकंड आने से क्योंकि विंग फर्स्ट प्रिंस था तो फर्स्ट उसकी शादी होगी, सब कुछ फर्स्ट उसे मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल भी लूसी को पसंद नहीं आती थी। वो डिसाइड करती है कि इस बार हर बार की तरीके मैं आपको फर्स्ट नहीं आने दूंगी, मैं ही फर्स्ट महारानी बनूंगी और आप मरेंगे, मैं आपको यहाँ से भगा दूंगी, उसके बाद मार दूंगी। ये लूसी का प्लान था। लूसी बिल्कुल भी अब विंग को नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मतलब विंग फर्स्ट प्रिंस था इसलिए सब उसे ही प्रायोरिटी देते थे और प्यार भी बहुत करते थे। लूसी को बाद में ही पूछा जाता था। ये चीज़ लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो ये सोचती है कि शादी तो मेरी ही यहाँ पे फर्स्ट होगी और ये विंग मरेगा। ये प्लान लूसी का था और इस प्लान की खबर महारानी को नहीं थी। लूसी मन में बोलती है इस बार तो क्वीन मैं ही बनूंगी, आप नहीं, और हंसती है। इधर कुछ दिन स्किप हो जाते हैं और शादी का डे आ जाता है और वो विंग को भगा देती है यहाँ से और खुद जाके शादी कर लेती है उस प्रिंस से। और वो अपने गार्ड्स को भी भेजती है विंग को मरवाने के लिए, बट विंग तो हाथ ही नहीं आता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि विंग कहाँ गया है। इधर जब नेक्स्ट डे होता है तो सभी को पता चलता है कि उस प्रिंस से लूसी की शादी हुई है, ना कि विंग की। किंग बहुत ही ज़्यादा वॉरेड हो जाते हैं विंग को लेके कि विंग कहाँ गया। वो सबको बोलते हैं कि कहीं से भी मेरे विंग को ढूंढ के लाओ, बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही ढूंढवाते हैं सबको। वो लैंसैन से भी बात करते हैं कि विंग मिल नहीं रहा है, तो लैंसैन को पता चलता है, वो भी थोड़ा हैरान होता है और वो भी फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है ढूंढने की विंग को, बट उसे भी विंग नहीं मिलता है क्योंकि जब विंग होगा वहाँ पे तब तो मिलेगा, वो तो चाइना में था। इधर वो लोग काफ़ी ट्राई करते हैं विंग को ढूंढने का, बट किसी को भी विंग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम महारानी के रूम का सीन दिखाते जहाँ पे वो लूसी को हाथ पकड़ के घसीटते हुए लाती हैं और जैसे ही लाती हैं रूम में वो एक स्लैप मुंह पे देती हैं लूसी के और कहती हैं ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ़। और लूसी अपने फेस पे हाथ रखती हुई कहती माँ आप मुझे मार क्यों रही है, क्या किया मैंने, कल ही मेरी शादी हुई है, आज ही मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप मुझ पे हाथ उठा रही माँ। तब वो कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे कहा था ना मैंने कि मैं तुम्हारी शादी बाद में करवा दूंगी इस प्रिंस से, वहीं की पहले होने दो, तुमने ये किया है ना। तभी वो कहती है माँ मैं उसे मरवा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी मैंने उसके पीछे अपने गार्ड्स भेजे हैं, जैसे मिलेगा मैं उसे मरवा दूंगी। मैं इस बार सेकंड नहीं बनना चाहती थी, मुझे इस बार फर्स्ट बनना था, मुझे नहीं बनना सेकंड। तभी महारानी कहती है बेवकूफ़ लड़की, तो कहाँ है विंग। वो कहती है अभी मेरे गार्ड्स ढूंढ रहे हैं उसे, जैसे मिलेगा मैं पक्का मरवा दूंगी उसे। तभी वो एक स्लैब खींच के देती हैं, कहती हैं अच्छा जब मिलेगा मुझे बस रिज़ल्ट चाहिए, उसे मरवाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
तभी लूसी कहती, मम्मा ये सब मैंने आप ही के लिए तो किया है, मैं जल्द ही यहाँ की क्वीन बन जाऊँगी और फर्स्ट वाइफ तो बनी गई हूँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं। वो अपना सर पकड़ लेती हैं, कहती हैं तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, मुझे फिक्र हो रही है, अगर वो मरा नहीं तो सब खराब हो जाएगा। फिर वो गुस्से में बोलती हैं लूसी से, याद रखना अगर वो मरा नहीं ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बोल के वो जाने लगते हैं। तभी लूसी कहती है, ये सब कुछ आप ही के लिए किया, क्या मैं आपकी बेटी हूँ भी या नहीं, आप मुझे मारे जा रही हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे माँ मेरी बात तो सुनिए, आप ही आप ही चाहती थी कि मैं क्वीन बनूं, अब मैं वही तो कर रही हूँ, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। लूसी ऐसे बड़बड़ाती रह जाती है और उसकी मदर वहाँ से चली जाती हैं। इधर किंग बहुत ही ज़्यादा पता लगवाते हैं, ढूंढवाते हैं विंग को, बट विंग का कोई भी अता पता नहीं था। दूसरी तरफ लैंसन भी अपने गार्ड्स के साथ विंग को ढूंढवा रहा था कोरिया में, बट उसे भी कोई नहीं मिल रहा था। फिर लैंसन को अचानक जाना पड़ेगा चाइना, ये वो बताता है मिस्टर वी को और कहता है मुझे जाना होगा, बट मेरे गार्ड्स यहाँ पे ढूंढते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, वो मिल जाएगा। तभी वो बोलते हैं, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। तभी लैंसन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मिल जाए तो मुझे बताइएगा और मुझे मिला तो मैं आपको बताऊंगा। तभी वो कहते हैं, हाँ जैसे वो मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिर लैंसन वहाँ से निकल जाता है चाइना के लिए। इधर कोरिया में सभी लोग विंग को ढूंढ रहे थे, 10 से 15 दिन हो जाते हैं और मिस्टर वी परेशान थे, विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा वरिड थे विंग को लेके। इधर जो महारानी थी वो एक मंत्री से, जो वहीं का मंत्री था, उससे बात करती हैं, चापलूस मंत्री से, कि तुम एक काम करो, जो किंग है उनसे बात करो कि विंग नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमें किसी और को यहाँ का किंगडम सौंप देना चाहिए, पता नहीं वो जिंदा भी हो या नहीं। ये बात वो उस मंत्री से कहती है। मंत्री हाँ में सिर करता है। नेक्स्ट डे वो राज्यसभा में यही बात किंग से कहता है कि अगर प्रिंस नहीं मिल रहे हैं और उन्हें कुछ हो गया तो किंगडम को कौन संभालेगा, इसलिए हमें किसी न किसी को तो यहाँ का राजपाट सौंप देना चाहिए। जब ये बात किंग सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है, वो चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं, जब तक मेरा विंग नहीं मिलेगा कोई भी क्वीन नहीं बनेगा, इस राजपाट को किसी को नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विंग का है और उसके हस्बैंड का। जब मेरा विंग मिलेगा तो वही बनेगा इस किंगडम का किंग। जब ये बात वो लोग सुनती हैं तो बस देखती रह जाती हैं और मिस्टर वी घूर के देखते हैं अपनी महारानी की तरफ और बेटी की तरफ और वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। इधर महारानी कहती है मन में कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो ढूंढवाना शुरू करती हैं। इधर किंग भी ढूंढवा रहे थे विंग को, बट किसी को भी मिल ही नहीं रहा था विंग। इधर लूसी बहुत खुश थी अपने हस्बैंड के साथ, बट उसे तो क्वीन बनना था, तो अभी तो उसका सपना अधूरा है और अधूरा ही रह जाएगा। खैर फिर वो अपने फादर से बात करती है कि फादर मुझे बना दीजिए ना क्वीन, और अपनी ताजपोशी के लिए अपने फादर से बात करती है और उसके फादर गुस्सा करते हैं, कहते अपना मुंह बंद रखो, और मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा, और अगर आई हो तो अपने काम से मतलब रखो, अपने हस्बैंड के साथ रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी माँ के महल में ही रहा करो, मुझसे बात मत करना, निकलो यहाँ से। वो गुस्सा करके भगा देते हैं और लूसी बस हैरान होती है और वो डर के चली जाती है। इधर बहुत दिन बीत जाते हैं, वो ऐसे ही पता लगवाते हैं विंग का, बट उन्हें विंग का कोई पता नहीं चल रहा था। 1 से 1.5 मंथ बीत गए थे और फिर 1.5 महीने बाद लैंस एंड का एक लेटर आता है मिस्टर वी को। फिर वो देखते हैं उसमें इनविटेशन कार्ड है शादी का और लेटर है। लेटर पढ़ते हैं वो, उसमें लिखा था, किंग मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, आपके बेटे से रिलेटेड, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और मेरे बेटे की शादी भी है, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपने बेटे की शादी में, और आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है और आपके बेटे के बारे में बताना है, तो क्या आप आ सकते हैं चाइना। तो किंग जब ये पढ़ते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं। उसमें लैंसन ने लिखा था, मुझे आपको एक सीक्रेट भी बताना है, बहुत ही ज़रूरी है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। तभी जो किंग थे वो डिसाइड करते हैं जाने का, और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, तुम यहाँ का सब कुछ संभाल लेना, मुझे जाना होगा, अर्जेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर सब संभाल लेते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं चाइना के लिए। और यहीं पे हमारा ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। महारानी के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अभी भी सामान को तोड़ फोड़ कर रही थी और वो लूसी को गुस्से में देखती हैं और वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। इधर दूसरी तरफ हमें प्रीवियस महारानी को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में आती है और सामने बेड पे उनके हस्बैंड लेटे हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। वो पूछते हैं, क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रही हो। तभी वो कहती हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता है,
पता भी है क्या हो रहा है? वो विंग वापस आ गया है।